वो हमारे पास डोमेन के बारे में आज हमने बात करनी है बेटा। आप लोगों के पास असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो आप लोगों के पास वन ऑफ द डोमेन आप लोगों के पास है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोगों के पास है। छोटा बेटा इन टर्म ऑफ आपके पास मार्क्स, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेरिट बनता है ना आपके पास। जब भी आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो मेरिट मेरिट के अंदर तो आपके पास कोई भी जो नंबर है वो आपके पास बड़ी ही आपके पास इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास रोल प्ले करता है। एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर हम बात करते हैं। आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसके अंदर बेटा जो 10% हिस्सा है वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर मुश्तमिल है। एनालिटिकल रीजनिंग इसके अंदर आपके पास वो जर्नल मैथ की बात नहीं करता। वो बेटा आपके पास बेसिक अरिथमेटिक्स की बात नहीं करता। वो ये कहता है कि आपने एबिलिटी की एक खास डोमेन बेटा आप लोगों के पास क्या है, खास डोमेन तैयार करनी है। वो आप लोगों के पास क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों के पास है। अब एनालिटिकल रीजनिंग बेटा आप लोगों के पास क्या होती है? एनालिटिकल रीजनिंग एक्चुअली आप लोगों के पास बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों के पास है, जिसके अंदर आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स को बेटा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आप लोगों के पास। मीन्स डैट कि कोई भी एक स्टेटमेंट अगर आपको दी गई ना तो उसके अंदर आप एक खास पैटर्न को निकालते हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न को बेटा हम उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। स्पेसिफिक पैटर्न्स निकालने के बाद हम उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं। मीन्स डैट कि अगर आप इसको वेरी सिंपल बेटा मैं आपके सामने रखूं ना तो एनालिटिकल रीजनिंग जिसकी डेफिनेशन आपको कतई याद नहीं करनी तो फैन बेटा, वो आप लोगों के पास ये है कि ये आपके पास विदाउट मैथमेटिकल फार्मूला होने वाली चीजें हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने कोई एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करना है, कोई परसेंटेज का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। इस स्टेटमेंट के अंदर जो आप लोगों के पास छुपी हुई चीजें हैं, जो पैटर्न्स हैं, उसको बेटा आप निकालेंगे। उन स्पेसिफिक पैटर्न्स को हम फिगर आउट करेंगे और एक खास नतीजे तक पहुंचेंगे। देखिए आप लोगों के पास एक गिवन डाटा है 2 4 6 8 और आगे बेटा वो आप लोगों के पास यहाँ पे ब्लैक मिसिंग आपके पास प्लेस है और यहाँ पे 12 लिख देता है। अब यहाँ पे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो इस क्लास के अंदर हैं वो ये कहेंगे कि सर इसके अंदर आपके पास जो मिसिंग आप लोगों के पास नंबर है वो आपके पास 10 है। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो 10 है। अब यहाँ पे आपने और मैंने कोई भी बेटा मैथमेटिकल फार्मूला तो इस्तेमाल नहीं किया। कोई ना कोई बेटा हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला तो इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे जो चीजें हमने इस्तेमाल की वो सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल किया कि जो वैल्यूज आपको दी गई हैं इसके अंदर वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसके अंदर बेटा वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसी पैटर्न की बेस पे आपने क्या किया, मिसिंग नंबर को फिगर आउट कर लिया ना। तो एनालिटिकल रीजनिंग बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, जिसके अंदर आप कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। अली बेटा सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं कि उन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय फाइंडिंग स्पेसिफिक पैटर्न्स। लेट्स सपोज वो आपको ये कहता है कि एक खास जुबान के अंदर, अभी सिर्फ आपको तारफ करवा रहा हूं बेटा इस सिलेबस का, इन स्पेसिफिक लैंग्वेज एक कोई आप क्या करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे से चैटिंग करते हैं और ये कहते हैं कि यार हमारी चैटिंग का किसी को पता ना चले। आपने कुछ स्पेसिफिक कोड्स रखे होते हैं। वो कहता है कि एक खास जुबान है उसके अंदर आप ब्लैक को क्या लिखते हैं, ब्लैक को बेटा आप लिखते हैं KCALB। इसी जुबान के अंदर बेटा हम वाइट को क्या लिखेंगे, मतलब एक खास जुबान उसके अंदर आप ब्लैक को बेटा क्या लिखते हैं, KCALB लिखते हैं। इसी जुबान के अंदर हम वाइट को क्या लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप लोगों को बेटा इसका क्या करना है, आप लोगों को इसको डी कोड करना है। डी कोड ऐसे करना है कि उसने बेटा ब्लैक को अगर KCALB लिखा तो कैसे लिखा, कैसे लिखा वो पैटर्न आपको अगर मिल गया, इसी पैटर्न को बेटा आप लोग किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, व्हाइट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसी पैटर्न को बच्चे हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, व्हाइट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। क्या इसके अंदर कोई मैथमेटिकल फार्मूला इस्तेमाल हुआ, नहीं। इसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट को आपने एनालाइज किया और एक आप बेटा कंक्लूजन तक पहुंच गए। एक आप किसके ऊपर पहुंच गए, एक अच्छे कंक्लूजन तक बेटा आप लोग पहुंच गए। बात समझ रहे हैं? तो आपके इस सिलेबस के अंदर बेटा सवालात किसके होंगे, सीरीज रिलेटेड सवालात होंगे।
आपके इस सिलेबस के अंदर बेटा कोडिंग डी कोडिंग रिलेटेड आप बातें करेंगे कि मतलब इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इज फलां वर्ड इज रिटन एज फलां, तो उसी लैंग्वेज के अंदर हम फलां लफ्ज को कैसे लिखते हैं। इसी के अंदर बेटा आप लोगों के पास सवालात होंगे सिटिंग अरेंजमेंट्स वाले, कि मतलब फलां आदमी के साथ बैठ रहा है, फलां आदमी के साथ नहीं बैठेगा, फलां आदमी बेटा राइट मोस्ट साइड के ऊपर बैठेगा। अब देखिए इनको आपने ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व करना है, हमने काम करना है उन ट्रिक्स के ऊपर, कि ताकि आप शॉर्ट टाइम के अंदर, कम वक्त के अंदर इन स्टेटमेंट्स को बिल्कुल अच्छे अंदाज से कैसे सॉल्व कर सकें। हमने तो वो काम करना है ना आप लोगों के पास। आइजा बेटा, इसके अंदर बेटा सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट डोमेन आप लोगों के पास है वो है डायरेक्शंस। अब आपके पास हम डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास फिर है डिस्टेंस। मतलब वो ये कहता है कि जो तस्मीना बेटा है वो क्या करती है, वो राइट की तरफ चलना स्टार्ट करती है। बेटा जब वो राइट की तरफ टर्न करती है तो यहाँ पे पहुंचने के बाद वो फिर राइट की तरफ टर्न करती है, यहाँ पे पहुंच के फिर वो राइट की तरफ टर्न करके कुछ किलोमीटर चलती है। तो बताएं अब इनिशियल पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट लिया और जहां पे अब वो है, इनके दरमियान बेटा डिस्टेंस कितना है, आपने डिस्टेंस निकालना होता है किस डायरेक्शन के अंदर है और किस डिस्टेंस के ऊपर बेटा आप लोगों के पास है। इसको हम लोगों ने क्या करना है, फिगर आउट करना है आप लोगों के पास। बात समझे आप लोग। तो इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले सवालात भी इसके अंदर आप लोगों के पास होंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले सवालात भी होंगे। फिर आप लोग बचपन के अंदर अपनी क्लास के अंदर बैठ के जो दूसरों से पूछते थे कि आपके फलां का फलां, फलां का फलां और फलां की फलां आपकी क्या लगती है, तो बेटा इनको निकालने का भी एक आप लोगों के पास हमने जुगाड़ लगा रखा है, ब्लड रिलेशंस। फिर यहां पे आप लोगों ने बेटा मैट्रिसेस वाले सवालात करने होते हैं। आपने यहां पे बेटा लेस देन ग्रेटर देन वाली डोमेन हम लोगों ने करनी है। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने बेटा जो बातें डिस्कस करनी है वो आप लोगों के पास डिस्कस करनी है, क्लासिफिकेशन की बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। इसी चैप्टर के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग जो आप लोगों के पास है, ये 5 से 6 दिन के अंदर जो आपकी इसकी हॉट फेवरेट डोमेन्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो बेटा आप लोगों के पास क्या है, हॉट फेवरेट आप लोगों के पास क्या है, इसकी डोमेन्स हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, हॉट फेवरेट डोमेन्स के बारे में बेटा हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास बात करेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, बेटा ये तमाम की तमाम चीजें कंसेप्ट क्लियर मैं आपकी करवा दूंगा। प्रैक्टिस बेटा फिर आपने करनी है, 3-4 दिनों के अंदर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह ताला 10 में से 8-9 नंबर आप ले लेंगे। 10 में से 8-9 नंबर आप आसानी से ले लेंगे अगर आप डायरेक्शन को अच्छे से कर लेते हैं, डिस्टेंस निकालना आपको आ जाता है, आप कोडिंग डी कोडिंग की बेटा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा उन ट्रिक्स के मुताबिक। उसके अलावा बेटा ब्लड रिलेशंस के लिए आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया जाएगा। उसके अलावा हम मैट्रिसेस, लेस देन ग्रेटर देन, क्लासिफिकेशन, नेटवर्किंग, इसके ऊपर बेटा लिटिल बिट काम करेंगे। आप इसके ऊपर बेटा लिटिल बिट काम करेंगे। ठीक है, और लास्ट के ऊपर या आज आज की क्लास के अंदर बेटा हम काम करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों के पास है। ठीक है, जो कि आपके असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जान है, पेपर की जान है बेटा। ऑब्वियस सी बात, पेपर के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आप लोगों के पास इसका कंटेंट और इसकी आप लोगों के पास मेथोडोलॉजी सॉल्व करने की लाजमन आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन, यहां तक बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। यहां तक बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, फिर हम फर्दर बात करना स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। ओके बेटा, ओके। अब देखिए बेटा आप लोगों के पास जो फर्स्ट डोमेन आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास है एवरेज। द फर्स्ट डोमेन आप लोगों के पास बेटा क्या है, आप लोगों के पास मोहम्मद उस्मान चट्टा साहब, आप लोगों के पास वो, आप लोगों के पास बेटा हमने जो डिस्कस करनी है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास है। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेटा आप लोगों के पास क्या है, जैसे इसको आप उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें तो बेटा आपको पता है कि ऐसे मसाइल, ऐसी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स जो कि डील करती हैं किसके साथ, आपकी एज के साथ। बास को तो आपने सुना होगा ना फातिमा बेटा, हम लोग ये कह देते हैं कि फलां आदमी से 4 गुना आप लोगों के पास क्या है, बड़ा है।
आपके पास 5 साल पहले फलां आदमी का ट्वाइस था, तो दोनों की मौजूदा उम्रें बताइए। अक्सर ऐसी बातें आप लोगों के पास हो रही होती हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेटा आप लोगों के पास वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके पास रिलेट करते हैं किसके साथ, आपकी एज के साथ बेटा रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उम्र बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ये उस मेथड की बात बेटा बता रहा हूं जो मेथड आप लोगों को बताने का मैंने वादा किया था कि किसी भी एनालिटिकल रीजनिंग की डोमेन को आप लोग शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप लोग यहां पे एक इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर बेटा हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये तरीका सबसे आसान तरीका है एज रिलेटेड। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे और पेपर के अंदर बेटा इसके लिए आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़े क्विक टाइम के अंदर आपके पास चीजें हो जाएंगी। अब देखिए, आपको डॉक्टर वकास साहब मैथ की क्लास पढ़ा रहे हैं, तो बेटा मेरी जो मौजूदा उम्र आपके पास है वो आपके पास, सपोज कर लें कि मेरी मौजूदा उम्र एक्स है। मेरी मौजूदा उम्र आपके पास क्या है, एक्स आप लोगों के पास है। मैं अपनी प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं। अगर कोई बंदा ये कहे कि डॉक्टर वकास की मौजूदा उम्र एक्स है, तो डॉक्टर वकास की 5 साल के बाद एज क्या होगी, फ्यूचर की एज की वो बात करे। वो बेटा बात करे विल की, वो बेटा बात करे आपके पास आफ्टर की। आफ्टर 5 years व्हाट विल एज ऑफ डॉक्टर वकास। तो बेटा क्या होगा, x+5 नहीं हो जाएगा। अगर वो ये बात करे कि व्हाट विल एज ऑफ डॉक्टर वकास आफ्टर 11 years, तो x+11 हो जाएगा। बात समझिए, अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल की बेटा मौजूदा उम्र का पता चल गया, किसी भी इंडिविजुअल की अगर आप लोगों को मौजूदा उम्र का पता चल गया, तो उस इंडिविजुअल की आप फ्यूचर की एज निकाल सकते हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल की आपको मौजूदा उम्र का बेटा पता चल गया, अगर आपको यह पता चल गया कि मेरी जो मौजूदा उम्र है वो एक्स है, एक्स की वैल्यू आपने कहीं से निकाल ली, तो बेटा आप फिर क्या कर सकते हैं, पास्ट की एज भी निकाल सकते हैं। अगर मेरी मौजूदा उम्र बेटा 30 साल है, लेट्स सपोज, तो बेटा आपके पास व्हाट वाज माई एज 5 years अगो, 5 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, एक्स माइनस 10 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी बेटा, x-10। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर बेटा सबसे पहले आप लोगों ने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, और टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए जो प्रेजेंट एज आप लोगों के पास है, जब फ्यूचर की बात करेगा तो इसके अंदर बेटा आपने एक्स प्लस कर देना होता है, और जब पास्ट की बात की जाती है तो इसके अंदर बेटा आप लोगों ने एक्स माइनस कर देना होता है। पास्ट के लिए आप वर्ड अगो का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आप इसके लिए बेटा वर्ड बिफोर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बेटा फ्यूचर के लिए वर्ड बेटा विल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए आप वर्ड आफ्टर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और फ्यूचर के लिए बेटा वर्ड हेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4-5 अल्फाज आप लोगों ने क्या करना है, गो थ्रू करके फिर आगे चलना है। सबसे पहले बेटा हम इसके अंदर क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब उसके बाद जरा देखिए, बात को ये होता है कि फादर इज 3 times, फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। इसका मतलब बेटा छोटा है बाप बड़ा है, ये रिश्ते से ही हमें पता चल रहा है। इसको अगर आपने इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखना हो तो फादर इज इक्वल टू 3 times इंटू सन नहीं होगा, आपके पास फादर इज इक्वल टू 3 times इंटू सन नहीं होगा। तो बाज औकात आप लोगों को बेटा यहाँ पे सवाल करते हुए ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाज औकात आप लोगों को ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो बाज का तो टाइम्स का जिक्र करेगा। किसका जिक्र करेगा बेटा आप लोगों से, टाइम का जिक्र आप लोगों के साथ करेगा कि फादर जो है वो सन से बेटा 3 गुना बड़ा है। या फिर वो ये कह देता है, वो बेटा रिश्तों की बात नहीं करता, वो वैसे नॉर्मल आप लोगों से एक बात ये कर लेता है कि जो अक्सा है, अक्सा जो आप लोगों के पास है, इज 7 times ओल्डर देन सलमा, इज 7 times ओल्डर देन बेटा आप लोगों के पास क्या है, सलमा आप लोगों के पास है। तो इसको करने के लिए क्या होगा कि बेटा देखिए, अक्सा इज इक्वल टू 7 times ऑफ सलमा नहीं आ जाएगा। तो आपको यहां पे जरा बखूबी ये चीजें याद रखनी है, अच्छे से बेटा ये चीजें याद रखनी है कि
किस वैल्यू को आपने उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जरब देनी है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि अक्सा को 7 के साथ जरब दे दे, जवाब गलत आ जाएगा। बात समझे। तीसरी चीज इसके अंदर याद रखिए, वो ये कहता है कि बेटा आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास अली जो है, अली इज बेटा 7 years, अली इज 7 years ओल्डर देन अकबर। अली इज 7 years ओल्डर देन बेटा आप लोगों के पास क्या है, अकबर है। अली 7 साल बड़ा है अकबर से। आपके पास अली बेटा, आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, अली इज इक्वल टू 7 प्लस अकबर, क्योंकि इसके अंदर वो टाइम्स की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर वो ईयर्स की बात कर रहा है। जो अली है वो अकबर से 7 साल बड़ा है। अली जो है वो बेटा अकबर से कितने साल बड़ा है आप लोगों के पास, 7 साल आप लोगों के पास बड़ा है। जब वो ईयर्स की बात करेगा, जब वो बेटा किसकी बात करेगा, आप लोगों से ईयर्स की बात करेगा, तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये है कि आपने उसके अंदर चीजों को क्या कर देना, ऐड कर देना है। आपने चीजों को क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है। इसको लिखने का एक दूसरा अंदाज भी हो सकता है, अली अगर बड़ा है तो इसका मतलब अली अकबर बेटा 7 साल छोटा है किससे, अली से। ये तरीका भी तो बेटा आपके पास तस्मीना बेटा हो सकता है ना, आयजा बेटा आपके पास अली बेटा, ये तरीका भी तो आपके पास हो सकता है। इसको लिखने का एक दूसरा अंदाज भी तो हो सकता है आपके पास। तो मैथमेटिकल फॉर्म या आपके पास जो इक्वेशन आप जब तक बनाएंगे नहीं अच्छे से, तो आपका ये सवाल कभी भी सही नहीं होगा। पेपर के अंदर आप प्रैक्टिस करके चले जाएं, इसी मेथोडोलॉजी को बेटा आप ऑप्ट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आप तमाम के तमाम सवालात को क्या करेंगे, आप क्विक टाइम के अंदर उसको कर जाएंगे। 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट आप लोगों ने करना है। सेकंड काम बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर अगर वो टाइम्स का जिक्र करे तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, और अगर बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों से वो जिक्र करे किसका, आपके पास ईयर्स का जिक्र करे। अगर मैं ये कहता हूं कि काशिफ बेटा जो डॉक्टर विकास है वो काशिफ से 2 गुना है, 2 times है, तो इसका मतलब आपकी एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो मेरी एज बनती है ना। तो ऐसा ही होगा ना कि वकास इज इक्वल टू 2 times ऑफ आपके पास काशिफ। वकास जो है वो काशिफ से आपके पास क्या है बेटा, ट्वाइस आप लोगों के पास है। अगर ये कह दिया जाए कि वकास जो है वो काशिफ से 7 साल बड़ा है, तो फिर क्या होगा, फिर काशिफ की एज के अंदर आपसे 7 साल बड़ा हूं ना, तो 7 क्या हो जाएगा बेटा, जमा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसी को लिखने का एक दूसरा अंदाज मैंने आपको ये बताया था कि इसी को लिखने का ये जो सेकंड पार्ट है, अगर वकास बेटा काशिफ से 7 साल बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि काशिफ वकास से 7 साल छोटा है। इसको लिखने का एक ये भी तो तरीकाकार आपके पास हो सकता है। तो मोस्टली हम बेटा यही तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के पास, जिसको मैंने क्या किया, आप लोगों के पास क्या किया, हाईलाइट आप लोगों के पास किया। अब जरा क्वेश्चन एक लिखिए बेटा, क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लिख देता हूं, फिर उसको हम मिलके बेटा करते हैं। वो आप लोगों के पास ये करता है कि नाउ, अब की बात वो कर रहा है, वो ये कह रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि फादर इज, इस सवाल को जरा गौर से देखिएगा, फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, एज ओल्ड एज हिज सन। बेटा वो ये कहता है कि जो बाप है वो अपने बेटे से 3 गुना है, आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। फिर वो ये कहता है कि आफ्टर 15 years, मैं स्टेटमेंट को तोड़ के लिख रहा हूं बेटा, आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years फादर विल बी ट्वाइस, फादर विल बी, आप लोगों के पास विल बी बेटा वो क्या है, आप लोगों के पास ट्वाइस है, एज ओल्ड एज हिज सन, एज ओल्ड एज हिज सन एज। आप क्या करें, आप फादर की मौजूदा उम्र निकाल के दें मुझे। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने बेटा आप लोगों के पास 3 पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया है कि आपके पास वो ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज आप लोगों के पास है, आपके पास जो प्रेजेंट एज है वो फादर की भी आप लोगों के पास है, और आपके पास सन की भी है। कहाँ है ये हमें ढूंढना है। अब देखिए बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर वो आपको क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो फादर साहब हैं वो आपके क्या हैं, 3 गुना है किससे, सन से। आपके पास कितने गुना है, 3 गुना है सन से।
तो क्या बेटा आपको सन की मौजूदा उम्र पता है? नो। तो मैथ के अंदर जिस चीज का हमें नहीं पता होता तो सन की मौजूदा उम्र आप एक्स कंसीडर कर लें। एक्स को बेटा अगर आप सन की जगह रखेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू फादर की मौजूदा उम्र कितनी आ गई? 3x। फादर की मौजूदा उम्र कितनी आ गई? 3। सपोज कर लिया आपने कि आपके पास जो सन की मौजूदा उम्र थी वो आप लोगों के पास कितनी थी? एक्स थी। तो इसी बेस पे बेटा फादर की मौजूदा उम्र कितनी आ गई है? 3x। क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट यहां तक इसको बेटा आप इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लेके आए, कोई मसला तो नहीं हुआ? इसकी समझ आई? इस पॉइंट की बेटा आप लोगों को समझ आई? सन की मौजूदा उम्र एक्स है तो फादर की मौजूदा उम्र कितनी है? 3x है। तो यहां पे लिख दें बेटा आपके पास x एंड 3 है। फादर की मौजूदा उम्र आपके पास x है और आप लोगों के पास क्या है? सन की x है और फादर की 3x है। अब फिर बेटा वो नेक्स्ट आप लोगों को क्या कह रहा है, इसको मैं रेज कर देता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपने प्रेजेंट एजेस निकालने के लिए सारे का सारा ड्रामा ललचाया। अब इसके बाद बेटा वो आप लोगों को साइमा बेटा ये कह रहा है कि मींस डैड कि आप लोगों के पास आफ्टर 15 ईयर्स, 15 सालों के बाद की बात कर रहा है ना बेटा, विल की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। अब देखिए एक बंदा है, उसकी अगर मौजूदा उम्र 3x है तो 15 सालों के बाद कितनी होगी? 3x + 15। अगर मौजूदा उम्र बेटा x है तो 15 सालों के बाद कितनी होगी? x + 15। यही बात कर रहा है ना आफ्टर 15 ईयर्स। वो कहता है कि आफ्टर 15 ईयर्स जो फादर साहब हैं वो 2 गुना होंगे किसके? सन के। फादर साहब क्या होंगे? 2 गुना होंगे किसके? सन के। फादर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सन आफ्टर 15 ईयर्स। अब बेटा आफ्टर 15 ईयर्स फादर कितना है? 3x + 15। 2 ऐसा आ जाएगा। सन कितना है? x + 15। अब मुझे बताइए कि यहां तक बेटा आपको कोई बात जिसने डिस्टर्ब किया हो? आफ्टर 15 ईयर्स आप लोगों के पास क्या है? ये सिनेरियो मर रहा है ना, तो आफ्टर 15 ईयर्स वाली आपने यहां पे क्या कर ली? वैल्यूज प्लेस कर ली। 3x + 15 कर लिया इज इक्वल टू 2 × x + 15 कर लिया। यहां तक बेटा किसी बच्चे को अभी समझ ना आई हो? जो आपने शुरू के अंदर आइजा बेटा चीजें सीखी थी, आपके पास मुनीर बेटा आपके पास क्या कर दिया? आप लोगों के पास देखिए बेटा आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर पहले वो ये कह रहा है कि मौजूदा टाइम के अंदर उनकी जो एजेस हैं वो फादर 3 टाइम्स है सन के। तो फादर क्या है बेटा? एक्स। सन एक्स है तो फादर उसका 3 गुना है। एक्स से आपने 3 को क्या कर दिया? जरब दे दिया। फिर वो ये कह रहा है, फिर वो बेटा आप लोगों को ये कह रहा है कि 15 साल के बाद अगर किसी बंदे की मौजूदा उम्र 3x है तो 15 साल के अंदर उसके अंदर 15 जमा हो जाएगा ना। अगर किसी बंदे की मौजूदा उम्र बेटा x है तो 15 साल के बाद उसके अंदर 15 ऐड हो जाएगा। तो फादर की 15 साल के बाद उम्र बेटा 3x + 15 है और बेटे की 15 साल के बाद उम्र कितनी है? x + 15। आप लोगों के पास बेटा कितनी है? x प्लस बेटा आप लोगों के पास क्या है? 15 आप लोगों के पास है। अब वो ये कहते हैं कि 15 साल के बाद जो बाप है आपके पास, जो फादर है, वो बेटे का 2 गुना होगा। फादर जो है वो बेटे का 2 गुना होगा। ये हमने चीज बना ली। तो यहां पे नीचे बेटा आपके पास फादर की 15 साल बाद वाली उम्र है, सन की भी 15 साल बाद वाली उम्र है। तो मैथमेटिकल शक्ल बन गई ना, 3x + 15। यहां पे 2 एक दफा x से जरब खाएगा तो 2x, 2 दूसरी दफा बेटा 15 से जरब खाएगा तो आपके पास कितना जवाब आएगा? 30। 3x + 15 इज इक्वल टू, आप लोगों के पास क्या है? 3x + 15 इज इक्वल टू 2x प्लस आप लोगों के पास 30, प्लस आप लोगों के पास क्या आ गया? 30 आ गया। अब बेटा x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाइए। यहां पे x जमा हो रहा है आपके पास तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इज इक्वल टू 30 ये जमा हो रहा है, यहां पे दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3x में से 2x को निकालें तो बाकी x बचा। 30 में से बेटा आप 15 को निकालें तो बाकी 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 साल। और आपने x बेटा क्या सपोज किया था? सन की आपने मौजूदा उम्र सपोज की थी। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपके पास? 15 साल। तो बेटा जो बाप है वो क्या है? जो फादर है वो मौजूदा टाइम के अंदर 3x है किसके? 3x है ना, तो x की जगह आप 15 लिख लें, मल्टीप्लाई 3 से कर दें। तो बाप कितने साल का है? 45 साल का। और बेटा कितने साल का है? बेटा 15 साल का। बेटा कितने साल का है बेटा आप लोगों के पास?
15 साल का आप लोगों के पास है। बात समझे आप लोग? मीन्स डैट कि बेटा इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आपको सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। सेकंड नंबर पे बेटा इसके अंदर आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म बनानी आनी चाहिए, और फिर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को सॉल्व करते करते बेटा आपको कोई 20-25% ये कंसेप्ट समझ आया? बाकी तो प्रैक्टिस से चीजें हो जाएंगी ना बेटा, बाकी तो प्रैक्टिस से हम करेंगे, फर्दर भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ बेटा मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहां तक हमजा बेटा के अलावा, हमजा ने क्योंकि कह दिया, बाकी तमाम के तमाम बच्चों को बेटा इस तरह मैथ समझ आ जाएगा आपको। मैथ के अंदर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि आपने एक बेटा जो सबसे डिफिकल्ट डोमेन समझी जाती है, सबसे डिफिकल्ट डोमेन समझी जाती है आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको आप इस तरीके से बेटा लेके चलेंगे तो आप बहुत ही क्विक टाइम के अंदर अपना जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके काशिफ बेटा, अभी जरा स्टेटमेंट बेटा लिखिए। वो आप लोगों को ये कह रहा है, आप लोगों को बेटा ये कह रहा है कि असलम इज, लिख लें इस स्टेटमेंट को, लिखें, फिर हम इसको मिलके बेटा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। असलम इज आप लोगों के पास 3 टाइम्स, असलम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जवेद। आज की बात कर रहा है कि वो कहता है कि जो असलम है वो जवेद से 3 गुना बड़ा है, 9। अब की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है कि असलम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बेटा आप लोगों के पास जवेद, लेकिन वो ये कहते हैं कि 5 years अगो, बट 5 years अगो, लेकिन आपके पास 5 साल पहले जो बेटा असलम था, आपके पास जो असलम था, असलम वाज 5 times एज जवेद, एज जवेद वाज आपके पास। तो आप ये बताएं कि असलम की मौजूदा उम्र कितनी है, असलम की बेटा मौजूदा उम्र कितनी है। ये स्टेटमेंट आपके पेपर के अंदर आई। बेटा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके पास 2 लोग हैं, एक का नाम क्या है, असलम है, दूसरे का नाम बेटा आप लोगों के पास क्या है, जवेद है। इन दोनों दोनों की जो मौजूदा उम्रें हैं वो आपने आपको दे दी गई। ये कहा गया कि जो बेटा असलम है वो 3 गुना है किसका, जवेद का। क्या आप लोगों को जवेद की मौजूदा उम्र पता है? नहीं, तो जवेद की मौजूदा उम्र को बेटा आप एक्स कंसीडर कर लें। अगर इसको एक्स कंसीडर करेंगे तो एक्स जवेद की जगह आके प्लेस होगा, तो असलम कितना हो गया आपके पास, 3x। असलम बेटा कितना हो गया, 3x। असलम की मौजूदा उम्र बेटा 3x है, जवेद की मौजूदा उम्र आपके पास क्या है, x है। मौजूदा उम्रें आ गई, यहां तक बातें आपके पास सॉल्व होगी यहां तक। लेकिन वो ये कहता है कि 5 साल पहले, 5 years अगो, जब वो पास्ट की बात कर रहा है, जब बेटा आपके पास मौजूदा उम्र 3x है, तो 5 साल पहले कितनी उम्र होगी, 3x-5, यही होगी ना, 3x-5 ही होगी ना बेटा 5 साल पहले। और जवेद अगर अभी x है तो 5 साल पहले कितना होगा, x-5। आपके पास बच्चे कितना होगा, x-5। इसके अंदर वो अगो की बात कर रहा है, इसके अंदर वो बेटा विल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, अगो की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है आपको हमजा बेटा कि आपके पास 5 years अगो, आप लोगों के पास बेटा क्या था, 5 साल पहले, 5 years अगो क्या सिनेरियो था, 5 years अगो ये काम था कि जो असलम साहब थे वो 5 गुना थे किसके, जवेद के। असलम साहब जो थे वो जवेद के 5 गुना थे, तो असलम की 5 साल पहले उम्र कितनी थी, 3x-5, 5 into x-5। जवेद के नीचे जवेद की 5 साल पहले की उम्र लिख दी, असलम के नीचे बेटा असलम की आपने 5 साल पहले की उम्र लिख दी। इसको सॉल्व कर ले, 3x-5 इज इक्वल टू 5 वंस मल्टीप्लाई बाय x, 5x। यहां पे 5 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 जवाब आ गया। ऐसा ही हुआ ना आपके पास। अब बेटा आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यूज क्या आई, 3x-5 इज इक्वल टू 5x-25। बेटा x वाली वैल्यूज को आप एक साइड पे ले जाएं तो 5x-3x होगा, यहां पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस, -5, यहां पे 25 बेटा माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास 5x में से आप 3x को निकालिए तो 2x, +25 -5, तो जवाब कितना आ गया, 20।
बेटा ये दो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, अगर वैल्यूज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या होती है, तकसीम। तो दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे बेटा जाके क्या होगा, तकसीम। तो आपके पास जवाब कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। x इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या है, 10 ईयर्स आप लोगों के पास है। x आपने क्या सपोज किया था बेटा, s आपने सपोज किया था कि ये जवेद की मौजूदा उम्र है। अगर बेटा जवेद की मौजूदा उम्र आपके पास 10 साल है, तो असलम की मौजूदा उम्र आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल गई, वो कितनी है आपके पास, 3x। एक्स की जगह बेटा आप लोग क्या करें, 10 लिखें तो आपके पास 30 साल। बात समझ आई। अब इसके अंदर बेटा आपके पास कंसेप्ट ऑफ आप लोगों के पास क्या आ गया, आपके पास अगो भी आ गया। आपके पास क्या आ गया, इसके अंदर पास्ट का जिक्र भी आप लोगों से उसने कर लिया। आप लोगों से किसका जिक्र कर लिया बेटा, पास्ट का जिक्र भी कर लिया। गुड बेटा हमजा, बेटा हमजा ने जवाब निकाल लिया। बाकी तमाम लोगों को भी इंशाल्लाह ताला बेटा, ये मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट काफी हद तक बेटा क्लियर हो गया होगा। यहां तक बेटा आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां तक बेटा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों के पास हुई। कंसेप्ट समझ आ रहा है मुझे, ये बताएं सिर्फ बेटा, कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ओके फाइन, ओके फाइन। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आप लोगों के पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास ये है, यहां तक बेटा आपका इस मैथ की क्लास को लेके कोई सवाल हो बेटा, 2 से 3 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। फिर आप लोगों ने सेम लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ताकि 2 मिनट के अंदर शायद हम सवाल ना कर पाए, तो इस वजह से बातें कर लेते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट जो आप लिंक, सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट करवाऊंगा। यहां तक बेटा आपको ओवरऑल कोई सवाल हो। जी इरम बेटा, मोहम्मद तो फैल बेटा, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, इसी तरह बेटा हम इंशाल्लाह ताला मैथ को 5 से 6 दिन के अंदर कर लेंगे। इस सवाल के अंदर बेटा आपके पास रेपिटेशन के अंदर, बेटा अगर आपको एकेडमी आपकी देती है रिकॉर्डिंग्स तो फिर मिल जाएंगी, अगर नहीं देती तो फिर नहीं मिलेंगी। इसका मुझे आपकी एकेडमी की क्या पॉलिसी है, मुझे इसका बेटा आइडिया नहीं। वो ये कहता है कि मौजूदा आप लोगों के पास क्या है, मौजूदा टाइम के अंदर जो असलम है वो 3 टाइम है किसके, जवेद के। तो आपने जवेद की उम्र को एक्स कंसीडर किया, तो असलम की उम्र कितनी बन गई, मल्टीप्लाई बाय 3, 3x बन गई ना। फिर वो ये कहता है कि 5 साल पहले आप लोगों के पास, आपके पास क्या है कि बेटा आप लोगों के पास क्या है, 5 साल पहले, इसका मतलब किसी बंदे की मौजूदा उम्र 3x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 3x-5। जवेद की उम्र अगर x है तो आपके पास क्या होगी, x-5 होगी। तो वो कहता है 5 साल पहले जो असलम था वो जवेद का 5 गुना था, तो हमने यहाँ पे बेटा लिख दिया आप लोगों के पास, असलम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ जवेद। तो जवेद के नीचे उसकी 5 साल पहले की उम्र लिख दी, असलम के नीचे बेटा उसकी 5 साल पहले की उम्र हमने लिख दी। बेटा अगर मैं यासर बेटा ये कहता हूँ कि जो सैफ आपके पास सफीउल्लाह है, उसकी जो उम्र है वो यासर से 2 गुना है। वैसे नॉर्मली सोचें, वो आप ये कहते हैं कि जो सफीउल्लाह की उम्र है वो यासर से 2 गुना है, तो इसका मतलब ये है कि सफीउल्लाह की जो उम्र है वो बराबर होगी यासर की उम्र को, अगर आप 2 से जमा जरब देंगे। आपके पास क्या है, 2 से जरब देंगे आप लोग, तो सफीउल्लाह इज इक्वल टू 2 × आपके पास यासर, ठीक है, ऐसे होगा। ऐसे हमने किया आप लोगों के पास, ठीक है। यस बेटा, कहा तो यही जा रहा है कि 14th आप लोगों के पास सितंबर को ये पेपर है, 14th ऑफ सितंबर को, कहा तो यही जा रहा है। यस बेटा, आप लोगों के पास आईक्यू के अंदर शेप रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। ज्यादातर वो आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर, इस तरह के सवालात के ऊपर ही रखता है, डायरेक्शंस डिस्टेंस के सवालात के ऊपर ही। बेटा उसके अंदर ये एनालिटिकल रीजनिंग की आपके पास क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग की ही एक डोमेन। एनालिटिकल रीजनिंग हम ऐसे सवालात को कहते हैं जिसके अंदर आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न निकालना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ये उसकी डोमेन्स हैं, आपके पास शाखें हैं, आपके पास डिफरेंट डोमेन्स हो सकती हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हम करेंगे, सीरीज करेंगे, एज रिलेटेड आपने कर लिए, ठीक है, एक दो सवालात इसके और करवाता हूँ, फिर आप खुद से कीजिएगा और मुझे चेक करवा लीजिएगा, ये हो सकता है।
बेटा एनालिटिकल रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है इसके लिए आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लें, आप लोग को मैं फाइल्स फॉरवर्ड कर दूंगा। तो प्रैक्टिस ही करनी है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स ही आपने लेनी है। चैट जीपीटी को कहें मुझे आप क्या करें, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स बना दें। मेरा इंट्रोडक्शन बेटा आपके पास मान बेटा यही है कि माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद वकास, और आपको जनरल एबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी आप वैसे गूगल के ऊपर सिंपल लिखेंगे मुझे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेटा चाहिए, तो वो आपको बना के दे देगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा बेटा आपको स्टेटमेंट्स, नो इश्यूज। अब देखिए बेटा हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया, तो उसके अंदर वो ये कह रहा है, एक क्वेश्चन ये लिखिए कि वो ये कहता है कि देखिए स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास बड़ी सिंपल सी इसके अंदर होती हैं, सिर्फ ये है कि आपको करने का तरीका आना चाहिए। फादर इज 4 टाइम्स, फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, एज ओल्ड एज इज सन, एंड देयर सम, एंड देयर सम is 50 years, and their sum is 50 years. Find the present age of father. Find present age of father आप लोगों के पास। अब देखिए बेटा वो आप लोगों के पास मौजूदा एज की बात कर रहा है ना, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। अब प्रेजेंट एज के अंदर बेटा वो ये कह रहा है कि जो फादर है वो बेटे से 4 गुना है। अगर आप सपोज कर लेते हैं कि जो आपके पास बेटा है उसकी जो मौजूदा उम्र है बेटा वो आपके पास क्या है, एक्स आप लोगों के पास है, तो फादर उसका बेटा आपके पास क्या है, 4 टाइम्स है। फादर क्या है, 4 टाइम्स ऑफ सन आप लोगों के पास है। तो सन की एक्स है, तो बेटा फादर की मौजूदा उम्र कितनी होगी, 4x आप लोगों के पास होगी। तो दोनों की मौजूदा उम्र निकल आई ना आपके पास, फादर 4x है, सन आप लोगों के पास बेटा क्या है, एक्स आप लोगों के पास है। अब देखिए फिर दूसरी बात के अंदर वो आपको क्या कह रहा है कि आपको वो माजी या मुस्तकबिल के अंदर नहीं लेके जा रहा, माजी या मुस्तकबिल के अंदर नहीं लेके जा रहा। वो आपको ये कह रहा है कि दोनों की उम्रों को अगर आप जमा करें, 4x प्लस एक्स करें तो वो 50 आता है। आप क्या करें, 4x प्लस बेटा आप लोग क्या करें, एक्स करें तो आप लोगों के पास क्या आता है, 50 आप लोगों के पास आता है। तो आप क्या करें मुझे अब देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 5x, ये 50 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 बेटा दूसरी साइड के ऊपर आप लोगों के पास क्या होगा, दूसरी साइड के ऊपर बेटा जाके आपके पास डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया, आपके पास 5 आ गया। आप लोग क्या करते हैं, इसको अगर डिवाइड करें तो आपके पास 10 टाइम्स होता है। आपके पास बेटा क्या है, 10 टाइम्स बेटा आप लोगों के पास आ गया, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 10। एक्स आपने क्या सपोज किया था, आपके पास बेटे की जो मौजूदा उम्र थी वो आप लोगों के पास बेटा क्या थी, एक्स आप लोगों के पास क्या है। अगर मौजूदा उम्र बेटे की बेटा आपके पास 10 साल है, तो आप लोगों के पास जो बाप है वो कितना है बेटा आप लोगों के पास, 4x आप लोगों के पास है। तो 4 इंटू 10 इसको कर दीजिए, तो ये आप लोगों के पास कितना आ गया, 40 ईयर्स आप लोगों के पास आ गया। कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास 40 साल। तो मौजूदा उम्र जो बेटे की है वो 10 साल है, और जो आप लोगों के पास बाप की बेटा मौजूदा उम्र है वो आप लोगों के पास कितनी है, वो आप लोगों के पास कितनी है बेटा, आप लोगों के पास 40 साल आप लोगों के पास है। बात को अंडरस्टैंड कर गए सफीउल्लाह बेटा, बात को अंडरस्टैंड कर गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या था, आपके पास एज रिलेटेड आप लोगों के पास क्या थे, प्रॉब्लम्स थे, जिनके अंदर बेटा आपने क्या किया, सबसे पहले टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक और सवाल लिखिए, वो ये कहता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रंस, आपके पास एक फैमिली के अंदर बेटा 5 बच्चे आप लोगों के पास हैं, 5 चिल्ड्रन, born at interval, born at interval of 3 years, born at interval of 3 years, 3 साल के बेटा गैप के बाद एक फैमिली के अंदर 5 बच्चे, 3 3 साल के गैप के साथ उनका जो सम है, ईच इज 50 ईयर्स। आप लोगों के पास एक फैमिली के अंदर आप लोगों के पास 5 बच्चे हैं, हर बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ जो एज डिफरेंस है
वो बेटा 3 साल है, तो आप एज बताइए सबसे यंगेस्ट चाइल्ड की, सबसे जो छोटा बच्चा है उसकी एज बेटा आप लोग क्या कीजिए मुझे बताइए। अब देखिए चाइल्ड नंबर 1 जो आप लोगों के पास है, इसको आप सपोज कर ले कि ये एक्स है। अब बेटा जो सब इससे बड़ा बच्चा है, चाइल्ड नंबर 2 है, वो इससे 3 साल बड़ा है ना, x+3 हो गया। फिर बेटा आपके पास जो चाइल्ड नंबर आपके, इसके अंदर टेबल नहीं बन रहा लेकिन इसके अंदर आप अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके पास 3 साल मजीद बड़ा है, तो x+6 हो गया। इससे मजीद 3 साल बड़ा है ना, ये इससे बेटा आप लोगों के पास 3 साल बड़ा था। चाइल्ड नंबर जो 4 आप लोगों के पास है, वो आपके पास बेटा x+9 हो गया, ये इससे 3 साल बड़ा है। और लास्ट पे जो सबसे बड़ा बच्चा आप लोगों के पास है, इसके अंदर x+12 कर लीजिए, ये इससे भी 3 साल बड़ा है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बेटा आप लोगों को तस्मीना बेटा वो ये कह रहा है कि ये जो पांचों बच्चे हैं ना, चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 आप लोगों के पास ये है, ये चाइल्ड 1 है, आपके पास चाइल्ड नंबर आप लोगों के पास 3 है, चाइल्ड नंबर आपके पास 4 है, चाइल्ड नंबर बेटा आपके पास क्या है 5 है। इनका जो सम है वो 50 है। इनका सम क्या है बेटा आप लोगों के पास 50 है। अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें। एक एक्स, 2, 3, 4 और 5, ये 5x आ गया। 3 जमा 6 कितने होते हैं, 9, 9 जमा 9 18, 18 जमा 12 बेटा 30। तो आपके पास इज इक्वल टू 50। 30 दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या होगा, आपके पास माइनस होगा, 50 में से 30 को माइनस करें तो 20। आपके पास 5x, एक्स की वैल्यू बेटा आपने निकालनी है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। एक्स आपने क्या सपोज किया था, सबसे छोटा बच्चा ही तो सपोज किया था। सबसे जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो कितने साल का बेटा आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास वो कितना है बेटा आप लोगों के पास, वो आपके पास 4 साल का सबसे छोटा है। अगर सबसे बड़े की बात कर ले तो 4 के अंदर आप 12 ऐड कर दीजिएगा। अगर बेटा वो मिडिल बंदे की बात कर ले तो 4 के अंदर आप 6 को ऐड कर दीजिएगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना आप लोगों के पास। ये तो आप लोगों के पास बेटा क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट के ऊपर आप लोगों के पास डिपेंड कर रहा है आप लोगों के पास चीजें। तो मुझे ये बताइए कि बेटा ये चीजें हो जाएंगी आप लोगों के पास, बेटा ये चीजें आप लोग कर लेंगे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की अगर आपको 10 से 15 सवालात आप लोगों को दिए जाएं, तो ये बेटा आप लोगों के पास हो जाएंगे। जो इसकी पॉसिबल चीजें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। जो भी आपके पास बेटा इसकी पॉसिबल चीजें थी वो मैंने आपके सामने क्या किया, रख दी हैं। ये बेटा आज आप लोगों के साथ मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास भी थी, और हमने एक टॉपिक भी यहाँ तक डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक उस्मान बेटा आप लोगों का कोई सवाल हो, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो वो बेटा पूछ ले। यहाँ तक आप लोगों का बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। मैथ कोई समझ आया बेटा, इंटरेस्टिंग लगा है मैथ? बेटा आपके ग्रुप्स के अंदर आपकी मैं एक्सरसाइज बेटा शेयर सामिया बेटा कर देता हूँ। अगर कोई भी आप लोगों को इशू होगा तो आप वो मेरे से फिर डिस्कस कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ग्रुप के अंदर फिर उसको डिस्कस ना करें, जिस नंबर से मैं फाइल फॉरवर्ड करूंगा उस नंबर पे फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिए। तो ग्रुप के अंदर फिर वो आपके पास मल्टीपल मैसेज, और फिर जो बहुत जरूरी मैसेज है फिर वो भी आपको नजर नहीं की दफा आते। बेटा ये 5 से 6 दिन आप लोगों के पास मैक्सिमम लगेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी एनालिटिकल रीजनिंग मैं करवा दूंगा। जैसे आज एज रिलेटेड हो गया, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2 टॉपिक करेंगे, उससे नेक्स्ट के अंदर फिर 2 कर लेंगे, तो ये 7-8 टॉपिक हैं। नहीं इंशाल्लाह ताला बेटा आप थोड़ी सी सामने बेटा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह चीजें हो जाएंगी। बेटा जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो इंशाल्लाह ताला वेनसडे को होगी। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो फिर हम संडे को भी कर लेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो आप लोगों की नेक्स्ट क्लासेस होंगी, ठीक है। आपके लेक्चर को, यस मैंने बेटा, यस सेम टाइम 7:30 बजे बेटा आपकी क्लास होगी। लेक्चर को बेटा मैंने आपका रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आपकी मतलब एकेडमी की पॉलिसी हुई तो फिर सखी जुबान बेटा आप फिर रिकॉर्डिंग इसकी ले लीजिएगा सर। अगर आपकी पॉलिसी हुई तो आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ठीक है। वो आपको सर बता देंगे। बाकी आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज। बेटा शुरू के अंदर मैंने यही बताया था कि हमने एनालिटिकल रीजनिंग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सवालात मैंने दिल भर बेटा आपको करवा दी। तो 20 मिनट की बातें उस तरह तो नहीं मैं कर पाऊंगा।
आप आज सर से बात कर लें, अगर रिकॉर्डिंग इसकी आपको देते हैं तो आप रिकॉर्डिंग इसकी ले लें, अगर फिर भी आपको कोई इशू हुआ तो फिर आप मेरे से वो डिस्कस कर लीजिए। देखो जुबैर साहब, बेटा मुझे भी मैसेज अगर कन्वे कर देंगे तो वो जो भी तरीका हुआ, मुझे कोई रिकॉर्डिंग का इशू नहीं है। और आप, मुझे लगता है मच मैच्योर लोग हैं, इन चीज़ों को बेटा आपने पे करके ले रहे हैं तो कॉन्फिडेंशली रखेंगे। तो बेटा फिर आपको अली बेटा रिकॉर्डिंग के ऊपर ही बेटा इक्तफा करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरी भी मसरूफियत है ना, इसके बाद भी और इसके पहले भी कुछ नहीं। आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ने पढ़ाने का तरीकाकार भी समझ आ गया, और आपको ये भी पता चल गया कि आपने एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बेटा करना क्या है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से, वेनसडे से, आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, नो इश्यूज बेटा, अगर सर ने कहा तो मैं दे दूंगा सामान बेटा, कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह ताला वेनसडे को हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। डिस्कस करना है, और आपके सिलेबस का भी समन बेटा, आपके जो आपके पास हिस्सा है आपके पास, वो भी आप लोगों के पास सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग ही है। तो उसकी कुछ डोमेन्स आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास। द मोस्ट जो फेवरेट डोमेन्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डोमेन्स हैं, उसके अंदर हमने एक डोमेन को डिस्कस किया था, वो आपके पास थी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी बेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उन्हीं चीज़ों को बेटा फर्दर हम लेके चलेंगे आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास जो है इसके अंदर जो फर्दर आप लोगों के पास है, वो कौन कौन सी इसके अंदर आप लोगों के पास डोमेन्स हो सकती हैं आपके पास। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर भी ये बात बताई थी, जब हम चीज़ों का इंट्रोडक्शन बेटा आप लोगों के पास कर रहे थे, कि इस सिलेबस के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें बेटा पढ़नी हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आप लोग बेटा जो डिस्कस करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, वो आप लोगों के पास एक अनदर इंपॉर्टेंट डोमेन है, उसको हम कहते हैं डायरेक्शंस कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आपके पास डिस्टेंस कहते हैं। कि आपके पास कोई भी इंडिविजुअल्स है, वो बेटा आपके पास एक सफर तैयार आप लोगों के पास क्या करता है, आप लोगों के पास तय करता है। तो वो अब फाइनल और इनिशियल पॉइंट के दरमियान जो फासला है वो आपने निकालना होता है। आपके पास एक फाइनल पॉइंट है, एक आप लोगों के पास इनिशियल पॉइंट है, वो आपने फासला भी उसको बताना होता है। और बसा औकात बेटा वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि वो अब किस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है। उस इंडिविजुअल की बेटा आप लोगों के पास क्या है, डायरेक्शन कौन सी है। तो इसके बारे में भी वो हमारा बेटा आपके पास तो फैल आयशा बेटा बात कर रहा होता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग की ये वाली जो डोमेन है, जिसको आप डोमेन ऑफ डायरेक्शंस कहते हैं बेटा, इसके अंदर भी आपने एक खास पैटर्न ही निकालना होता है। इसके अंदर भी बेटा आप लोगों ने क्या करना होता है, एक खास पैटर्न ही निकालना होता है, और उसके मुताबिक फिर आपने जवाब करना होता है। अब देखिए, आप जिस भी कमरे के अंदर बैठे हैं, जिस कमरे के अंदर बैठ के, जहां पे भी बैठ के मेरी क्लास को बेटा आप सुन रहे हैं, तो आपकी एक खास पोजीशन बेटा आप लोगों के पास है। अब अगर उसी पोजीशन को मैं आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो बेटा ये आप लोगों की पोजीशन है जहां पे आप बैठे हैं। आपका इस वक्त मशरक कौन सा है, आपका बेटा ईस्ट कौन सा है, वो ये जहां पे आप अपना दायां बाजू बाहर निकालेंगे। आप अपना दायां बाजू बाहर निकालिए, इस पेज के ऊपर दायां बाजू तो यही बन रहा है ना, ये आपका ईस्ट होगा। ये हमारा बेटा आपका क्या होगा, ईस्ट आप लोगों के पास होगा। अब अगर आप अपना बायां बाजू बाहर निकालते हैं, तो ये आप लोगों के पास जो लेफ्ट साइड आप लोगों की है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, कि आपका मगरब आप लोगों के पास है। ये आपका क्या है, ये आप लोगों के पास आपका वेस्ट आप लोगों के पास है। बात समझे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के आप डायरेक्शंस को डिटरमिन करने की मारिया बेटा कोशिश करेंगे, तो होगा आप लोगों के साथ कुछ यूं, कि जो आपकी राइट साइड होगी वो आपका ईस्ट होगा, जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो आपका वेस्ट होगा। जो बिल्कुल चीजें आपकी नोज डायरेक्शन के अंदर होंगी, बिल्कुल आपके सामने होंगी, ये आपकी बेटा स्ट्रेट साइड आप लोगों के पास होती है। ये आप लोगों के पास क्या है, आपकी बेटा स्ट्रेट साइड आप लोगों के पास है। मतलब आपकी बेटा ये नॉर्थ साइड है, आपका मशरक ये है। पेज का मशरक बेटा यही बन रहा है आपके पास। जिस पेज के ऊपर आप डायरेक्शंस वाले सवालात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों के पास जो नॉर्थर्न साइड है वो यही आप लोगों के पास है। और अगर आप बेटा वापस जाते हैं, अपनी बैक साइड के ऊपर जाते हैं, कि आपके पास जो पेज की बैक साइड बन रही है वो तो यही बन रही है ना। ये आप लोगों के पास क्या है, कि आपकी बैक साइड है, और इसको हम क्या कहते हैं, कि ये आप लोगों के पास आपकी साउथ साइड बेटा आप लोगों के पास है। तो हमारे पास जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, जो ओरिजिनल डायरेक्शंस है, वो तो ये चार है ना आपके पास।
किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी इंडिविजुअल्स की जो आप लोगों के पास डायरेक्शंस हैं, आप लोगों के पास बेटा वो लास्ट क्लास के अंदर आपको समन बेटा बेसिक अरिथमेटिक्स के बारे में मैं बता दूंगा। अलजबरा बेटा हम नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है बेटा आपके पास। तो इतनी क्लासेस हम यहाँ पे करेंगे नहीं, सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग सिलेबस पे रहेंगे। बेटा आप लोगों के पास डायरेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के पास ये है कि जिसके अंदर हम बेटा क्या करते हैं, आप लोगों के पास बेसिक डायरेक्शंस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि एक आदमी है, एक लड़की है बेटा जिसका नाम है समन। समन एक स्टार्टिंग पॉइंट से अपने सफर को स्टार्ट करती है। बेटा किस डायरेक्शन के अंदर वो चलती है, वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चलती है। आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर चलती है, ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर चलती है। तो ये तो बेटा उसकी मेन डायरेक्शन थी ना। जब समन बेटा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चलेगी तो जो उसकी फेस डायरेक्शन होगी वो यही होगी ना। समन की बेटा फेस डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगी ना आपके पास। अब वो ये कहता है कि आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर समन डिसाइडेड टू टर्न राइट। समन बेटा यहां पे पहुंच जाती है। आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर आप लोगों के पास बना। इसकी फेस डायरेक्शन ईस्ट की तरफ थी क्योंकि उसने पहला जो सफर स्टार्ट किया वो ईस्ट की तरफ किया। यहां पे पहुंच के जिसको मैं टिक कर रहा हूं, शी डिसाइडेड टू टर्न राइट। तो बेटा फिर जो उस आपने उसको टर्न करवाना है ना, वो यहां पे पहुंच के करवाना है। मतलब यहां पे पहुंच के इस मकाम के ऊपर पहुंच के उसका राइट क्या बन रहा है। वैसे नॉर्मल राइट तो यही है ना आपके पास, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर पहुंच के उसका राइट बेटा आप लोगों के पास ये बन रहा है ना आप लोगों के पास। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपने ये याद रखना होता है कि मीन्स डैट कि आपको जब भी वो डिफरेंट टर्न्स के अंदर लेके जाएगा तो आपने टर्न इनिशियल पोजीशन से बेटा फिगर आउट नहीं करना होता, आपने उस पॉइंट से फिगर आउट करना होता है जहां पे ले जाके वो आपको टर्न करवा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज वो ये कहता है आप लोगों के पास अली इज अ बॉय। अली अपने सफर को बेटा स्टार्ट करता है किस डायरेक्शन के अंदर, आपके पास वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो अली का वेस्ट ये है ना आप लोगों के पास। बेटा यहाँ पे 1 किलोमीटर चलने के बाद अली जो है वो 1 किलोमीटर चलने के बाद वेस्ट के अंदर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसको बेटा क्या करना है, उसको लेफ्ट की तरफ अगेन टर्न करना है। उसको अगेन किसकी तरफ टर्न करना है, लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। तो अब जरा देखिए अली की जो फेस डायरेक्शन है वो ऐसे है ना आप लोगों के पास। तो बेटा यहां पे पहुंच के उसका दायां बाजू ये बनेगा, इसका मतलब उसका ईस्ट ये है। उसका बेटा बायां बाजू आप लोगों के पास ये बनेगा, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो वेस्ट है वो ये है। तो अली क्या करेगा, वो वेस्ट की तरफ टर्न करेगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों को ये कह रही है, लेट्स सपोज कि अली ने 1 किलोमीटर वेस्ट के अंदर टर्न करने के बाद दोबारा वेस्ट की तरफ टर्न करना है। तो यहां पे पहुंच के उसका वेस्ट ये बनेगा आपके पास। इसी तरह बातें आगे की तरफ बेटा चलेंगी और लास्ट के ऊपर वो आपसे डिमांड ये कर लेगा कि बताएं कि आपके पास जो अली है वो अपने बेटा इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। आप बताएं कि वो इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ऐसी बात है ना, वो डिस्टेंस भी आप लोगों से पूछ सकता है, वो आप लोगों से बेटा डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को आप जरा समझ लिए कि अली जो है वो स्टार्ट हिज जर्नी, इस छोटी सी स्टेटमेंट को लिखिए आपको कंसेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा। अली स्टार्ट हिज जर्नी, आप लोगों के पास अली स्टार्ट हिज जर्नी इन ईस्ट डायरेक्शन, आप लोगों के पास इन ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग इन ईस्ट। बेटा आप लोगों के पास क्या है कि वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप लोगों के पास चलना स्टार्ट करता है। ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न राइट, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स एंड वॉक्स 4 किलोमीटर एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। तो आप लोग क्या करें, आप बेटा उसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस बताएं। फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट का क्या करें, डिस्टेंस फाइंड आउट करके दें। अब सबसे पहले तो आपको ये करना है कि मींस डैट कि आपके पास बेटा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए आपके पास जो अली साहब थे वो यहाँ पे खड़े थे, यहां से उसने सफर स्टार्ट किया किस डायरेक्शन के अंदर,
ईस्ट डायरेक्शन के अंदर उसका ईस्ट यही बनता ना, दायां बाजू यही बनता। कितना चला बेटा? 3 किलोमीटर। यहां पे पहुंच के जब उसकी फेस डायरेक्शन ईस्ट की तरफ थी, यहां पे पहुंच के ही डिसाइडेड टू टर्न राइट। तो उसका बेटा राइट क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना उसका दायां बाजू। यहां पे पहुंच के दायां बाजू बेटा यहां पे आपके पास तो कितना चला? 4 किलोमीटर। आपके पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब उसकी फाइनल जो पोजीशन है वो ये है। उसकी फाइनल पोजीशन बेटा आपके पास क्या है? ये है। अब वो ये कहता है कि आपके पास अली ने सफर स्टार्ट किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों के पास था। ये उसका बेटा स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों के पास था। अब वो फाइनल मकाम के ऊपर खड़ा है, तो दोनों का डिस्टेंस बताइए। अब वो कितने डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है? अब बेटा डिस्टेंस जब भी आप निकालते हैं तो डिस्टेंस आप निकालते हैं मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालते हैं बेटा? हमेशा आप मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आप लोगों के पास डिस्टेंस देखिए, आपके पास सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा। सबसे मिनिमम डिस्टेंस तो यही बनेगा ना आप लोगों के पास। अली को फाइनल पॉइंट से बेटा क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आना है, तो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस बनेगा फातिमा बेटा वो यही बनेगा। अब इसको जरा बखूबी देखिए, इस स्ट्रक्चर को बेटा आप लोग जरा बखूबी देखिए कि आपके पास ये स्ट्रक्चर क्या बन गई है। ये स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों के पास कुछ ऐसी बन गई है जिसके अंदर दो वैल्यूज आपको दी गई हैं। आपको बेटा ये भी दी गई, ये 4 किलोमीटर आप लोगों के पास है, और ये आपके पास क्या है? 3 किलोमीटर है। इसको अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइएंगल। ये आप लोगों के पास बेटा क्या है? ट्राइएंगल आप लोगों के पास है। और ट्राइएंगल की भी एक आगे फर्दर किस्म है जिसको आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइएंगल कहते हैं। जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइएंगल कहते हैं। अब इस कंसेप्ट को बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ट्राइएंगल और राइट एंगल ट्राइएंगल को जरा समझिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फिर वापस आते हैं। बेटा आपके पास ट्राइएंगल होती क्या है? ट्राइएंगल हम कहते हैं एक ऐसी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को, इससे बहुत सारी डेफिनेशन पेपर के अंदर आ जाती हैं, आपके पेपर के अंदर आएंगे भी। बेटा आप लोगों के पास एक ज्योमेट्रिकल शेप जो कि क्लोज हो, अ क्लोज ज्योमेट्रिकल बेटा आप लोगों के पास शेप जिसकी 3 साइड्स होनी चाहिए और 3 बेटा क्या होनी चाहिए? आप लोगों के पास एंगल होने चाहिए। अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप जिसके अंदर बेटा आपके पास 3 एंगल्स हों, हैविंग 3 एंगल्स। और आप लोगों के पास जिसकी बेटा आप लोगों के पास क्या हो? 3 साइड्स हों आप लोगों के पास। इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको बेटा हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है? ट्राइएंगल है। A closed geometrical shape having 3 sides and 3 angles is known as, हमारे पास बेटा क्या है? ट्राइएंगल आप लोगों के पास है। अब ट्राइएंगल के अंदर बेटा कितने एंगल्स होते हैं? 3। यहां पे एक पॉइंट और नोट कर लें कि तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइएंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल, मतलब तमाम के तमाम जो 3 एंगल्स हैं किसी भी ट्राइएंगल के, इसका जो मजमुआ आप लोगों के पास होगा वो बेटा आप लोगों के पास 180 होगा। 180 से जायद बेटा मजमुआ इन तीनों एंगल्स का नहीं हो सकता। ठीक है। एक चीज आपने इसके अंदर ये भी याद रखनी है। अब देखिए, अब बेटा देखिए, ये आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूं। आप लोगों के सामने बेटा ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की। इसके अंदर क्या है आप लोगों के पास? इसके अंदर आपको 3 साइड्स नजर आ रही हैं। ये भी बेटा आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की। इसके अंदर भी आप लोगों को बेटा 3 साइड्स और 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। एक बेटा मैंने आप लोगों के साथ ये स्ट्रक्चर ड्रा की। इसके अंदर भी बेटा आप लोगों को 3 साइड्स और 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर बेटा मैंने आप लोगों के सामने ये एक स्ट्रक्चर बेटा मैंने आप लोगों के सामने ये ड्रॉ कर दी। इसके अंदर भी आप लोगों को 3 साइड्स और 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों बेटा आपके पास ट्राइएंगल्स हैं। ये तीनों की तीनों हमारे पास चारों की चारों क्या हैं? ट्राइएंगल्स हैं। जिसके अंदर आपके पास 3 साइड्स भी हैं। ये देखिए, इसके अंदर एक साइड बेटा ये है, एक साइड आपके पास ये है, एक ये है। अगर एंगल्स की बात करें तो एक ये है, एक आपके पास ये है, एक ये है। इसी तरह बेटा इसके अंदर भी आपके पास 3 साइड्स हैं। इसके अंदर भी आप लोगों के पास क्या है? 3 एंगल्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। इसी तरह बेटा आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसके अंदर भी आप लोगों के पास क्या है? 3 आप लोगों के पास एंगल्स हैं, लेकिन तीनों की जो शेप्स हैं
और मेजरमेंट जो एंगल है वो आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रही। तो इसका मतलब ट्राइंगल की आगे फर्दर टाइप्स भी होती हैं आप लोगों के पास। ठीक है। इसमें से एक टाइप आप लोगों के पास है जिसको आप लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग कहते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल, द काइंड ऑफ ट्राइंगल जिसके अंदर जो एक एंगल है वो आपके पास राइट एंगल होना चाहिए। आपके पास द ट्राइंगल हैविंग वन राइट एंगल आप लोगों के पास, ऐसी ट्राइंगल मतलब उसके अंदर बेटा आपके पास तीन साइड्स भी हो, उसके अंदर आप लोगों के पास क्या हो, उसके अंदर बेटा आपके पास तीन एंगल्स भी हो। लेकिन ये जो तीन एंगल्स आप लोगों के पास हैं इनमें से जो एक एंगल आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास हैविंग वन राइट एंगल, आप लोगों के पास एक एंगल बेटा कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल आप लोगों के पास होना चाहिए। राइट एंगल हम किसको कहते हैं बेटा, 90 डिग्री के एंगल को। आपके पास 90 डिग्री जो आप लोगों के पास एंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राइट एंगल कहते हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर बेटा एक एंगल 90 डिग्री का आपके पास हो, इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको बेटा हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों के पास है। अब देखिएगा कि बेटा राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या करते हैं, एक थ्योरम ड्राइव किया है हमने, मैथमेटिशियन ने आपको एक थ्योरम ड्राइव करके दिया। वो थ्योरम आप लोगों के पास है पैथागोरियन थ्योरम। आप लोगों के पास क्या है, पैथागोरियम आप लोगों के पास क्या है, थ्योरम आप लोगों के पास है। मसला फिसागोरस जिसको हम कहते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर आप लोगों के पास है बेटा, हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर आप लोगों के पास है वो किसके बराबर होता है जी, वो बराबर होता है बेस के स्केयर के प्लस आप लोगों के पास परपेंडिकुलर का स्केयर, प्लस हमारे पास बेटा क्या है, परपेंडिकुलर स्केयर आप लोगों के पास है। ये आपका जो थ्योरम ड्राइव हुआ ये कहां से ड्राइव हुआ, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल से ड्राइव हुआ। आप लोगों के पास कहां से ड्राइव हुआ जी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल बेटा आप लोगों के पास है जिसके अंदर आप लोगों के पास तीन एंगल्स हैं, तीन बेटा आप लोगों के पास क्या है, साइड्स आप लोगों के पास हैं। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो एंगल एक आप लोगों के पास है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। साइड नंबर ए बेटा आप लोगों के पास है, इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास बेस है और ये आप लोगों के पास क्या है, परपेंडिकुलर आप लोगों के पास है। तो ये आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल से वो ये बता रहा है कि जो आप लोगों के पास बेटा हाइपोटेन्यूज है वो बराबर होता है उसका स्केयर बेस के स्केयर के प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के। उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने बेटा इसको पढ़ा होगा, वितर का जो स्केयर होता है वो बराबर होता है बेटा किसके स्केयर के, कायदा के स्केयर के प्लस बेटा आप लोगों के पास अमूद के स्केयर के प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने अब आपको कुछ कंसेप्ट्स भी समझ आए ना, ये एमसीक्यूज के अंदर बातें पूछी जाती हैं। अब बेटा ये ट्राइंगल जरा देखिए, एक ट्राइंगल बन गया ना, ये आप लोगों के पास किसका एंगल है, 90 का एंगल है। आप बाकी दोनों के दोनों एंगल्स आपके पास क्या है, लेस देन 90 आप लोगों के पास है। तो बेटा जरा देखिएगा कि इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, बेस आप लोगों के पास है, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आप लोगों के पास है। तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्केयर, आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। आपके पास क्या होगा, यहां पे बेटा बेस का स्केयर होगा प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर होगा। बेस की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 का स्केयर ले ले। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है, 3 है, तो उसका स्केयर ले ले। हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है वो बराबर है किसके, बेटा हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है वो आप लोगों के पास बराबर है किसके, 4 का स्केयर लें तो बेटा 16 जवाब आता है, 3 का स्केयर लें तो 9 जवाब बेटा आप लोगों के पास आता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर आप लोगों ने मालूम नहीं करना, आपने मालूम करना हाइपोटेन्यूज। तो बेटा दोनों साइडों के ऊपर आप स्केयर रूट लेंगे। अब हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर रूट है ये स्केयर के साथ खत्म। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेटा 25 का जो आप 25 किसका स्केयर होता है, 5 का। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है कि यहाँ पे आप बेटा क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। तो हमारे पास जो अली साहब हैं
वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर हैं जी? 5 किलोमीटर दूर हैं। अली साहब, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा कितने किलोमीटर आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास दूर हैं 5 किलोमीटर बेटा, वो आप लोगों के पास क्या है? दूर है। यहां तक इस तरह बेटा चीज की समझ आई, जो बेसिक चीज थी इसके बारे में, यही चीज 12 दफा बेटा आपके पास इस्तेमाल होगी, आपके पास 12 दफा बेटा इस्तेमाल होगी। यहां तक चीज को आपने अंडरस्टैंड किया? यहां तक आप लोगों को फिर मैं कुछ और डेफिनेशंस भी बेटा आप लोगों से शेयर करूंगा, वो भी आपको पेपर के अंदर फायदा दे सकती है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि वो बात ये कर रहा है कि जो अली साहब हैं, अली साहब की जो मेन डायरेक्शंस आप लोगों के पास है वो ये है। अली की जो बेटा मेन डायरेक्शंस हैं वो तो ये है ना आपके पास। देखिए, अली की जो मेन डायरेक्शंस हैं वो तो आप लोगों के पास बेटा ये है कि मींस डैड के अली। जी बेटा, हम बात ये कर रहे थे, देखिए वो डिस्कनेक्ट होगी क्लास, कि जो अली है उसकी जो मेन डायरेक्शंस हैं वो तो बेटा आप लोगों के पास ये है ना, ये मेन डायरेक्शंस हैं अली की। अब अली ने सफर स्टार्ट किया, आप लोगों के पास अली की ये ईस्टर्न डायरेक्शन थी, ये बेटा वेस्टर्न डायरेक्शन आप लोगों के पास थी, ये आपके पास नॉर्थ था, ये आप लोगों के पास क्या था? साउथ था। अली यहां से चलना बेटा स्टार्ट करता है, किस डायरेक्शन के अंदर चलता है? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। यहां तक कितना चलता है? 3 किलोमीटर बेटा आपके पास चलता है। अब यहां से फिर वो राइट की तरफ टर्न करता है, और कितना बेटा आप लोगों के पास चलता है जी? 4 किलोमीटर चलता है। अगर वो आप लोगों से ये पूछ ले कि ये जो फाइनल पॉइंट के ऊपर अली खड़ा है, ये मुझे बताएं कि वो अब किस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है, ये भी तो पूछ सकते हैं ना आपसे कि वो किस डायरेक्शन को आप लोगों के पास फाइनल पॉइंट का जो इनिशियल पॉइंट से बेटा डायरेक्शन बनती है, वो आप लोगों के पास कौन सी बनती है? आप में से कोई ये बता सकते हैं कि आप लोगों के पास उसकी डायरेक्शन बेटा कौन सी बन रही है? ठीक है, आप लोगों के पास देखिए बेटा, आप लोगों के पास नो बेटा, एग्जैक्ट साउथ तो अगर वो यहां पे आएगा तो बनेगी ना। अब देखिए, जरूरी नहीं होता कि वो तमाम की तमाम मूवमेंट्स करने के बाद आपके पास, देखिए ये तो बिल्कुल आपके पास जो डायरेक्शन बन रही है वो ये बन रही है, आप लोगों के पास इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है ना। अब ये वाली जो डायरेक्शन है ना, तो बेटा ये एग्जैक्ट ईस्ट है, और ना ही ये एग्जैक्ट आप लोगों के पास क्या है? साउथ है। तो आप लोगों के पास ये बेटा साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप लोगों के पास है। वो किस डायरेक्शन को बेटा फेस कर रहा है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है? आप लोगों के पास फेस कर रहा है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। अगर कभी भी आपकी जो डायरेक्शन है वो इन बिटवीन मेन डायरेक्शंस आ जाए, जैसे अगर कहीं भी कोई बंदा मूव करता करता यहाँ पे आ गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ठीक है, इन बिटवीन आप लोगों के पास क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट बेटा, आप मेन डायरेक्शंस आ गया। अगर यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आप लोगों के पास नॉर्थ वेस्ट कहेंगे उसको हम लोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये नॉर्थ वेस्ट बेटा आप लोगों के पास है। इसी तरह बेटा अगर आप लोगों के पास कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया, तो उसको आप नॉर्थ, आप लोग क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट कहेंगे। तो इन डायरेक्शंस को, वो डायरेक्शंस जो कि मेन डायरेक्शंस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, आपके पास बेटा वो डायरेक्शंस जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन बिटवीन मेन डायरेक्शंस, इनको आप ज्योमेट्री की जुबान के अंदर कहते हैं कॉर्डिनल डायरेक्शंस। इनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डिनल डायरेक्शंस इसको हम लोग कहते हैं। बात समझिए आप लोग, कॉर्डिनल डायरेक्शंस आप लोगों के पास हैं। द डायरेक्शंस इन बिटवीन मेन डायरेक्शंस आर नोन एज कॉर्डिनल डायरेक्शंस। आप लोगों के पास क्या है? कॉर्डिनल डायरेक्शंस बेटा आप लोगों के पास क्या है? ठीक है। तो बाज को ऐसा सिनेरियो भी बेटा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास बनेगा। बाज को ऐसा सिनेरियो भी बेटा आप लोगों के, तमाम बच्चों को आवाज मेरी डिस्टॉर्टेड आ रही है, तमाम के तमाम बच्चों को बेटा आवाज जो है वो मेरी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है। मेरा शायद कोई फिर इंटरनेट का इशू आ गया होगा। इंटरनेट में चेंज करके बेटा देखता हूँ। अभी बताइएगा कि बेटा, अभी सैमसंग बेटा आपके पास इन्फिनिटी, अपने ओरिजिनल नाम तो लिखिए ना। अभी आवाज बेटा बेहतर है? शुरू से ही बेटा ये इशू आ रहा है? अभी भी आपको अभी आवाज ठीक है बेटा? अभी आवाज बेहतर है या बेहतरीन है बेटा आपके पास? बेटा उससे पहले अगर खराब होती तो ऑब्वियस सी बात, आप लोग उसी वक्त शोर मचा देते।
तो इसका मतलब पहले चीजें ठीक थी, अभी अचानक ही कोई खराबी आई है आप लोगों के पास, ठीक है। ओके बेटा, फाइन 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 बेटा, यहाँ तक आपको समझ आई है जो बातें हमने की? यहाँ तक सफीउल्लाह अली अनम आप लोगों को बेटा समझ आई? बेटा देखिए, बाज़ आप लोगों के पास वही बात आपके पास रिपीट होगी कि मेन डायरेक्शंस के इन बिटवीन भी डायरेक्शंस आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इनको आप लोग क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास साउथ है, तो कभी इंडिविजुअल इनके दरमियान कहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, तो उसको आप साउथ ईस्ट कहेंगे ना। इसी तरह बाकी डायरेक्शंस के इनको हम कॉर्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, कॉर्डिनल डायरेक्शंस आप लोगों के पास है। अब देखिए एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, फिर इसको हम बेटा क्या करते हैं, आप लोगों के पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अली बेटा आप इसकी फिर रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है। वो कहता है कि आप लोगों के पास एक इंडिविजुअल है जिसका नाम क्या है, पी। अब वो पी जो है वो वाक्ड आप लोगों के पास 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। आप लोगों के पास क्या है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बेटा वो आप लोगों के पास टूवर्ड साउथ, वो साउथ की तरफ बेटा क्या करता है, आप लोगों के पास 1 किलोमीटर क्या करता है, मूव करता है। वो अपने जो सफर को स्टार्ट करता है, वो बेटा साउथ डायरेक्शन के अंदर आप लोगों के पास स्टार्ट करता है। कितने किलोमीटर बेटा आप लोगों के पास करता है, 1 किलोमीटर। तो हम साथ साथ बेटा इसका स्केच भी बनाते जाते हैं। अब यहां से बेटा उस बंदे ने सफर स्टार्ट किया किस डायरेक्शन के अंदर, यही साउथ बनता है ना आप लोगों के पास। तो वो साउथ डायरेक्शन के अंदर चला गया, कितना चला गया आप लोगों के पास, 1 किलोमीटर। तो आपने 1 किलोमीटर का बेटा यहाँ पे एरो प्लेस कर लिया ना। उसका स्टार्टिंग पॉइंट बेटा आप लोगों के पास ये एस था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 1 किलोमीटर वो किस डायरेक्शन के अंदर चला, जनूब के अंदर बेटा आप लोगों के पास चला। तो ऑब्वियस सी बात, उसकी जो फेस डायरेक्शन होगी वो ये होगी ना आपके पास। नेक्स्ट वो बेटा आप लोगों के पास ये कह रहा है कि एंड टर्न, दोबारा वो क्या करता है, टर्न करता है आप लोगों के पास। टर्न कितना करता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड वॉक 2 किलोमीटर, एंड वॉक बेटा 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां पे मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की तो बात बताई नहीं। जहां पे भी बेटा एंटी क्लॉकवाइज का वर्ड आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपने हमेशा लेना है वेस्ट। आप लोगों ने क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, हमेशा आपकी लेफ्ट साइड आप लोगों के पास है, आपकी वेस्ट साइड बेटा आप लोगों के पास है। अब एक इंडिविजुअल बेटा यहां पे है, तो यहां पे इसकी लेफ्ट साइड कौन सी बन रही है, यही बन रही है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो फेस डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आप लोगों के पास है। तो उसका बेटा आप लोगों के पास जो बायां बाजू है वो यही बन रहा है ना। तो कितना चल रहा है वो बंदा, 2 किलोमीटर आप लोगों के पास चल रहा है। कितना बेटा वो आप लोगों के सामने चल रहा है, 2 किलोमीटर। अब वो ये कहता है कि देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अगेन वो क्या करता है, देन ही टर्न लेफ्ट, दोबारा वो बेटा आपके पास लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। देन ही टर्न बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट, एंड वॉक 2 किलोमीटर, सॉरी एंड वॉक बेटा आप लोगों के पास 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलता है, 1। अब एक बंदा बेटा इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब इसका यहां पे लेफ्ट क्या बनेगा, इसका लेफ्ट बेटा ये बनेगा, इसका लेफ्ट आप लोगों के पास ये बनेगा, कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। अब आपने ये वाली लाइन 1 किलोमीटर की लगाई थी, तो ये तो इसके बराबर आएगी ना, बिल्कुल 1 किलोमीटर वो यहां पे आ गया। और फेस की डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ आप लोगों के पास है। आपने जो मेजरमेंट्स है उनको भी मलहूज़े खातर रखना है। और फिर वो ये कहता है कि एंड देन ही टर्न राइट, देन ही टर्न बेटा आप लोगों के पास क्या है, राइट है, एंड वॉक 2 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक आप लोगों के पास क्या है, 2 किलोमीटर। अब यहां पे पहुंच के बेटा वो क्या करेगा, आपके पास अगेन राइट, यहां से राइट इसका ये बनेगा, वो 2 किलोमीटर, इसका अभी फेस डायरेक्शन बेटा इस साइड को होगी है। कितना चला, 2 किलोमीटर बेटा आप लोगों के पास चला। लास्ट के ऊपर वो ये कहता है कि आफ्टर दैट, लास्ट के ऊपर बेटा आप लोगों के पास क्या है, लास्ट के ऊपर वो ये कह रहा है कि आफ्टर दैट ही टर्न्ड 90 डिग्री, ही टर्न्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा से वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, और वो बेटा आपके पास कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, एंड वॉक 3 किलोमीटर। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, लेफ्ट। अब यहां पे उसका लेफ्ट बेटा क्या बनेगा, ये। अब यहां पे पहुंच के उसका लेफ्ट बेटा क्या बना, 3 किलोमीटर आपके पास ये बन गया।
अब वो इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है, तमाम की तमाम बातें, तमाम की तमाम कंडीशंस आपने अप्लाई कर ली, ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका बेटा आपके पास क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो अब सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस बनता है, आपने डिस्टेंस निकालना है, आपके पास बेटा जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस बनता है कि उसने, वो आप लोगों के पास क्या है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो तो आपने बेटा यही निकालना है ना। अब इसको थोड़ा सा आप गौर करें तो बेटा इस लाइन को भी आप इमेजिनेशन की दुनिया के अंदर इसके साथ लिंक कर दें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई, नीचे एक स्केयर बन गया आपके पास, अगर सॉरी रेक्टेंगल बन गई है। अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये लाइन भी यहां तक कितनी होगी, 2 किलोमीटर। अगर बेटा ये आपके पास 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगी। ये 3 किलोमीटर आपके पास है, तो आपके पास, आप लोगों के पास क्या हुआ कि बेटा इसकी लंबाई भी आ गई आपके पास, कितनी है वो, 4 किलोमीटर। आपके पास इसकी लंबाई बेस की भी आ गई, वो कितनी है, 3 किलोमीटर। तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेटा आपके पास बेस का स्केयर प्लस बेटा आप लोगों के पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्केयर। बेस इसके अंदर बेटा आपके पास 3 है, परपेंडिकुलर बेटा इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, 4 है। तो हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास क्या आएगा, आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 9 + 16। आपके पास हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेटा 9 + 16 कितना होता है, 25। स्केयर रूट आप लोग लेंगे, आपके पास क्या आ गया, एच की वैल्यू कितनी आई, 5। तो वो आदमी अब अपने डिस्टेंस से 5 किलोमीटर आपके पास उसका मिनिमम डिस्टेंस है। आपको डायरेक्शंस बेटा क्या बताती हैं, डायरेक्शंस आपको उस मकाम के ऊपर लेके जाती। बात समझिए इस बात को, ये कंसेप्ट बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है। आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रही है ना। अब देखिए जो आपके पास वो पी साहब थे, पी साहब का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, उसकी मेन डायरेक्शंस तो बेटा यही बन रही है ना आपके पास। स्टार्टिंग पॉइंट जो ये था, ये उसका साउथ है, ये उसका ईस्ट है, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका आपके पास क्या है, वेस्ट है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है, ये बताइए। अब वो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है, तो वो एक कॉर्डिनल डायरेक्शन के अंदर खड़ा है। उस कॉर्डिनल डायरेक्शन को आप लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इस कॉर्डिनल डायरेक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो अगर पेपर के अंदर बेटा इस तरह का सवाल आ जाए तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। आपने पेपर के अंदर ये लाजमन बेटा क्या करना है, स्केच लाजमन बनाना है। इस तरह स्केच बना के करेंगे तो आपका जवाब गलत निकालने के जो चांसेस हैं वो बड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन बेटा नॉर्थ ईस्ट होगी, यस नॉर्थ ईस्ट होगी ना बेटा आप लोगों को, नॉर्थ ईस्ट बेटा आप लोगों के पास इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, उम्मीद है कि बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस भी मैंने आपके सामने रखी। आपके पास ट्राइएंगल क्या है, आप लोगों के पास बेटा राइट एंगल ट्राइएंगल आप लोगों के पास क्या होती है, तो यहां पे एनी वन नोज अबाउट कंसेप्ट ऑफ एंगल। जब बेटा आप लोगों के पास जो दो लाइंस हैं, बेटा स्केयर को हमने फाइंड किया ना, आप नहीं स्केयर को फाइंड, स्केयर नहीं है ये रेक्टेंगल आप लोगों के पास है। तो आपका ये आपके पास जो रेक्टेंगल आप लोगों के पास होती है ना, रेक्टेंगल हम एक, नहीं पेपर के अंदर ड्रॉ करने की, वन पेपर के अंदर तो बेटा जरूरत है नहीं आप लोगों को। जी बेटा आप अपने आप को करें, आ, आपके कोई भी क्वेरी है तो आप पूछें, मैं आपको अनम्यूट कर दिए, जी पूछिए। सर आपने ये डिटेल में हमें ये क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन सर इशू ये आ रहा है कि जब हमने इलेक्शन कमीशन का पेपर देना है, तो अगर हमारे पास 100 MCQs है तो वो हर MCQs के लिए हमें 1 मिनट देंगे। तो हम 1 मिनट में से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए कोई आप हमें शॉर्ट ट्रिक या कुछ ऐसा बेटा इसकी क्योंकि जो सर अगर एनालिटिकल हम रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ, एनालिटिकल रीजनिंग की ये सबसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे डिटेल्ड बातें इसलिए लग रही हैं कि मैं आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं ना। जब ये आप 3-4 सवालात मैं करवा देता हूँ, 5-10 आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो अगर इसको मैं खुद से करूंगा तो ये लेस देन 20 सेकंड्स लेगा, 20 सेकंड से भी कम लेकिन सर टाइम। जी
राइट 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 सर। सर मुझे थोड़ा ये पूछना था कि जैसे मुझे इसका बिल्कुल मतलब बहुत से और भी ऐसे लोग होंगे जिनको इसकी थोड़ी जब हम प्रैक्टिस करते हैं अगर हमें ये थोड़ा कहीं नहीं समझ आता तो क्या आप हमें ये दोबारा एक्सप्लेन जी जी जी, करेंगे? बिल्कुल। आप बेटा जब आप इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जब प्रैक्टिस यस सर, करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी सवाल के अंदर आपको डिफिकल्टी आती है टिल योर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर एग्जाम डे, ठीक है, तो इसका मतलब आप राइट पूछ राइट सकते हैं। सर। ग्रुप के अंदर मेरा नंबर भी है, ग्रुप राइट के राइट अंदर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। राइट, थैंक यू सो क्लॉकवाइज मच का सर, मतलब बेटा थैंक यू सो आपके मच पास सर। राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप लोगों के पास क्या है, लेफ्ट आप लोगों के पास है। तो मैं आपको बात बताने लगा था रिक्टेंगल के बारे में, ठीक है। आप लोगों के पास आप लोगों के पास जो रेक्टेंगल है ये मुस्ततील होती है ना, ये आपके पास एक रेक्टेंगल मैंने बना दी। रेक्टेंगल आप लोग किसको कहते हैं वैसे नॉर्मली, आपके पास रेक्टेंगल जो होती है इसकी आप लोगों के पास कितनी साइड्स होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चार साइड्स आप लोगों के पास है। आपके पास फोर साइड्स तो इसकी हैं, तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं इसके, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तमाम के तमाम जो इसके एंगल्स हैं वो बेटा आपके पास क्या होते हैं, इक्वल। आप लोगों के पास तमाम के तमाम एंगल्स इसके 90 के हैं आप लोगों के पास, ठीक है। ये भी आपके पास 90 का एंगल, ये भी बेटा आप लोगों के पास 90 का एंगल है, ये भी आप लोग, लेकिन इसके अंदर अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं इन लेंथ, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। जैसे ये साइड आप लोगों के पास है, ये इसके बराबर है, ये वाली साइड बेटा आप लोगों के पास क्या है, इसके साइड आप लोगों के पास बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुस्ततील कहते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल बेटा आप लोगों के पास, आपने पढ़ा होगा, आप लोगों के पास क्या है, मुस्ततील का नाम आपने सुना होगा ना। तो आप लोगों के पास क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये आप लोगों के पास दो 2 फीट की है, तो ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या है, 2 फीट की आप लोगों के पास है। अगर ये आप लोगों के पास 1 फीट की है, ये भी बेटा आप लोगों के पास क्या है, 1 फीट की है। तो मीन्स डैड कि ये वाली जो शक्ल है ये आपको बाज का तो फायदा देती है ये डायरेक्शंस वाले सवालात को समझने के अंदर। कई दफा आप लोगों के पास ये प्रीवियस सवाल के अंदर अगर ये रेक्टेंगल का कंसेप्ट आपको ना पता होता, तो इसका मतलब ये था कि बेटा इसके अंदर अगर ये वाली साइड आपके पास 2 किलोमीटर की थी, तो इस साइड को भी आपने 2 किलोमीटर ही तस्वर किया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के पास ये चीजें चल रही होती हैं, ये कंसेप्ट। इसलिए मैं आपको साथ में ये भी कहा था कि आपने मेजरमेंट्स को भी लाजमन कंसीडर करना होता है। जो आपको ये बता रहा होता है ना, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आपके पास 5 किलोमीटर, उन मेजरमेंट्स को भी आपने लाजमन कंसीडरेशन के अंदर रखना होता है। बाकी आपने बेटा सेम लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक को दोबारा से ज्वाइन करें, फिर आपको कुछ डेफिनेशन बताता हूँ बेटा, फिर एक सवाल और भी करेंगे। अब लोग यहाँ पे देखिएगा कि बेटा हम बात कर रहे थे आप लोगों के पास कि हमने यहाँ पे स्केयर के, सॉरी, आप लोगों के पास ट्राइंगल के कंसेप्ट को समझा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे, बेटा यहाँ पे देखिए कि आप लोगों के पास द कंसेप्ट ऑफ एंगल बेटा आप लोगों के पास क्या, तो कुछ डेफिनेशन है उसको नजर के अंदर रखिए, फिर लास्ट के ऊपर एक सवाल करेंगे हम डायरेक्शंस का और भी। एंगल बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, एंगल की जो फॉर्मेशन होती है जब दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मिलती है ना, आप लोगों के पास ये दो लाइंस आप लोगों के पास हैं, आपके पास क्या है, एक कॉमन पॉइंट आप लोगों के पास, दो लाइंस को बेटा इसके अंदर हम रेज कहते हैं। इसके अंदर आपके पास लाइंस को, आपके पास एंगल की फॉर्मेशन होती है, ये रे नंबर आपके पास 1 है, ये 2 आपके पास है, ये जब एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स के ऊपर मिली, बेटा इस कॉमन पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं। इनके अंदर जो आपके पास फॉर्मेशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंगल एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब आसान चीजें मैंने आप लोगों को ये बता दी है कि एंगल की फॉर्मेशन बेटा आप लोगों के पास कब होती है, जब आप लोगों के पास दो रेस। जी उस्मान जट्टा साहब, आप बेटा लिखिए, सवाल लिखिए ना। बेटा आप लोगों के पास एंगल क्या है, एंगल आप लोगों के पास बेटा क्या है कि आपके पास एंगल फॉर्मेशन व्हेन टू आप लोगों के पास रेज मेट एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज वर्टेक्स। अगर आप लोगों के पास एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ 90 डिग्री बेटा आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास एंगल ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू राइट एंगल। अगर आप लोगों के पास 90 डिग्री से जायद का एंगल आप लोगों के पास, अरे बेटा ना यार, एनोटेशन तो ना करो, आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग है लेकिन हमें नहीं देखनी। आप लोगों के पास बेटा क्या है, आप लोगों के पास अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अगर आपके पास एंगल लेस देन 90 डिग्री है,
एंगल बेटा आप लोगों के पास क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो उसको हम क्या कहते हैं आप लोगों के पास, उसको अक्यूट एंगल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ही है सिर्फ आप लोगों के पास। अगर बेटा एंगल आप लोगों के पास मोर देन आप लोगों के पास 90 डिग्री, एंगल आप लोगों के पास क्या है, मोर देन बेटा आप लोगों के पास 90 डिग्री है, बट लेस देन आप लोगों के पास क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम का आप लोगों के पास एंगल है, बट लेस देन बेटा आप लोगों के पास 180 डिग्री, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बेटा आप लोगों के पास कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, ये याद रख लीजिएगा। डायरेक्शंस के अंदर ही आप लोगों के पास क्या है कि वो बात से बात आप लोगों के पास निकल आई। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास सिर्फ राइट एंगल ही बेटा इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ बेटा आप लोगों के पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मैं साथ डेफिनेशन से अगर पूछ ले तो आप लोगों को कहीं वहां पे मसला ना हो। आपके पास एंगल ऑफ 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ 180 डिग्री को बेटा हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास जो एंगल ऑफ आप लोगों के पास मोर देन 180 डिग्री, एंगल बेटा आप लोगों के पास मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, 180 से जायद का हो, लेकिन बेटा आप लोगों के पास क्या हो, बट लेस देन 360 आप लोगों के पास हो, तो इसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बट लेस देन बेटा आप लोगों के पास 360 हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 360 डिग्री, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर आपके पास 360 का एंगल आप लोगों के पास है, एंगल ऑफ 360, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ 360 को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के एंगल को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, या इसको कंप्लीट रोटेशन भी कहा जाता है। तो ये आपको रिकॉर्डिंग बेटा मिल जाएगी, यहां से इसकी डेफिनेशंस को एक रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका एंगल 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो वो अक्यूट एंगल होगा। अगर 90 का है तो वो राइट एंगल होगा। अगर बेटा आप लोगों के पास क्या है कि 90 से जायद का और 180 से कम का है, तो उसको ऑब्ट्यूज कहेंगे। अगर आप लोगों के पास बेटा क्या है, 180 का है, तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर आप लोगों के पास क्या है, 180 से जायद का और 360 से छोटा है, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और 360 से जायद का है, 360 का है, तो इसको कंप्लीट रोटेशन कहेंगे। अब बेटा ये जो ट्राई एंगल है, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स आप लोगों के पास लिखने की हद तक आप लोगों के पास है। बेटा ट्राई एंगल आप लोगों के पास, एक ट्राई एंगल ऐसी होती है, इसको हम कहते हैं एक्विलेटरियल ट्राई एंगल। आप लोगों के पास क्या है, एक्विलेटरियल ट्राई एंगल आप लोगों के पास है। एक्विलेटरल इक्वल ट्राई एंगल जिसको हम कहते हैं, मतलब एक तो राइट एंगल ट्राई एंगल थी ना, एक आपके पास ट्राई एंगल ऐसी जिसके अंदर तमाम की तमाम साइड्स और तमाम के तमाम एंगल्स आप लोगों के पास बेटा क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। आपके पास तमाम की तमाम साइड्स और तमाम के तमाम एंगल जो हैं, वो आप लोगों के लिए क्या है, इक्वल आप लोगों के लिए हैं। तो बेटा जो तीनों की तीनों आप लोगों के पास क्या है, एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम आप लोगों के पास कितना होता है, 180 होता है। तो तीन एंगल अगर इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये है एक्विलेटरियल ट्राइएंगल के अंदर हर एंगल 60 डिग्री का होगा। एक्विलेटरियल ट्राइएंगल के अंदर जो हर एंगल है वो 60 का होगा। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास ऐसी ट्राइएंगल जिसके अंदर आपके पास दो जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बेटा आपके पास इक्वल है, ऐसी ट्राइएंगल को आप आइसोसेलीस ट्राइएंगल कहते हैं। आइसोसेलीस ट्राइएंगल कौन सी बेटा आपके पास ट्राइएंगल है, ऐसी ट्राइएंगल जिसके अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या है, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर बेटा आप लोगों के पास क्या है, इक्वल आप लोगों के पास है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास आइसोसेलीस ट्राइएंगल कहते हैं। इसके अलावा बेटा आप लोगों के पास एक ऐसी ट्राइएंगल होती है जिसके अंदर कोई भी साइड और कोई भी एंगल आप लोगों के सामने इक्वल नहीं होता। इस तरह की शक्ल बना दे, इसके अंदर आपकी तमाम की तमाम जो साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल। ऑल साइड्स एंड एंगल्स बेटा आर अनइक्वल। आर अनइक्वल इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं कि ये आपके पास सेकलीन ट्राइएंगल है। ये हमारे पास बेटा क्या है, सेकलीन ट्राइएंगल आप लोगों के पास है। तो इस तरह बेटा आपने याद रख लेना, ये डेफिनेशंस की हद तक आप लोगों के पास चीजें हैं।
एक स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास स्केयर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केयर कहते हैं। बेटा स्केयर के अंदर क्या होता है कि ये भी डायरेक्शंस वाले सवालात के अंदर चीजें आपके पास इस्तेमाल हो जाती हैं। स्केयर के अंदर तमाम की तमाम जो साइड्स हैं और तमाम के तमाम जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल फोर साइड्स, ऑल फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स, आपके पास तमाम की तमाम जो साइड्स हैं, एंड बेटा ऑल एंगल्स आर इक्वल, तमाम के तमाम जो साइड्स हैं वो आप लोगों के पास बेटा क्या होते हैं, इक्वल आप लोगों के पास होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्केयर कहते हैं, मुरब्बा शक्ल आप लोग कहते हैं। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास मुरब्बा शक्ल हम इसको कह रहे होते हैं, जिसके अंदर तमाम की तमाम साइड्स और तमाम के तमाम बेटा जो आप लोगों के पास एंगल्स हैं वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, आप लोगों के पास सेम आप लोगों के पास होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों के पास, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, चीजें आप लोगों के पास हैं। ठीक है, यहां तक बेटा बातें समझ आई? आज की क्लास के अंदर जितनी भी बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, आप लोगों के मैंने गोशगुजार की हैं, तो बेटा यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई? अब नेक्स्ट बेटा हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बेटा, आप लोगों के साथ समन बेटा बातें करता हूँ। वो आप लोगों के पास ये है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखिए, उसका आप एक स्केच बनाते जाइएगा। उसका बेटा हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास बेटा, आप लोगों का जो पेपर है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, ये कंफर्म है 14 को है आप लोगों के पास? तो तैयारी कैसी है आप लोगों की? आप लोगों के पास क्या है कि बेटा आप लोगों की तैयारी इसकी कैसी है? वो ये कहता है कि आप लोगों के पास अक्सा, एक स्टेटमेंट में लिखने लगा हूं, इसको बेटा हम सॉल्व करना है। तैयारी का पता नहीं है, पेपर का पता नहीं। बेटा वो आप लोगों को ये कह रहा है कि अक्सा वाक, आप लोगों के पास असल अक्सा जो है वो वाक करती है बेटा किस साइड को, आप लोगों के पास 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड बेटा आप लोगों के पास नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बेटा वो आप लोगों के पास क्या करती है, 20 मीटर चलती है। तो इसका मतलब ये है कि अक्सा यहाँ पे खड़ी है, यहां से वो नॉर्थ की तरफ बेटा जाएगी। नॉर्थ यही बनता है ना आपके पास, कितना जाएगी, 20 मीटर आप लोगों के पास जाएगी। उसके बाद वो ये कहते हैं आप लोगों के पास कि देन शी टर्न राइट, उसके बाद बेटा वो राइट की तरफ टर्न करती है, देन शी टर्न राइट, एंड बेटा आप लोगों के पास वॉकड 30 मीटर, उसके बाद बेटा वो राइट की तरफ टर्न करती है और कितना चलती है, 30 मीटर आपके साथ चलती है। तो बेटा यहां पे खड़े होके उसका राइट यही बनेगा, यहां पे खड़े होके बेटा राइट यही बनेगा ना, वो कितना चलती है, 30 मीटर। अब उसकी फेस डायरेक्शन बेटा ये है। फिर नेक्स्ट वो आप लोगों को ये कह रहा है कि देन शी टर्न राइट अगेन, देन बेटा आप लोगों के पास शी टर्न राइट अगेन, वो दोबारा से बेटा राइट की तरफ टर्न करती है और कितना चलती है, 35 मीटर चलती है। अब यहाँ पे बेटा खड़े होके उसका बेटा आप लोगों के पास राइट यही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो 35 की आपने लाइन लगानी है वो इस तरह लगानी है। बेटा यहां तक आपकी जो लाइन बनती है, आपके पास यहां तक जो लाइन बनेगी वो 20 की बनेगी ना, ये 20 मीटर आप लोगों के पास, और ये 15 मीटर आप उसके अंदर एडिशनल ऐड कर लें, क्योंकि ये आपने 20 की लाइन लगाई तो आमने सामने की लाइनें तो बराबर ही होगी ना। अब उसके बाद बेटा वो कहता है कि देन शी टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ टर्न करती है और बेटा 15 मीटर चलती है। अगेन यहां पे खड़े होके उसका लेफ्ट बेटा यही बनेगा ना आपके पास, आपके पास 15 मीटर वो चली। अब वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास फाइनली शी टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, यहां पे बेटा खड़े होके वो दोबारा लेफ्ट की तरफ टर्न करती है, तो 15 मीटर दोबारा से चलती है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो इस मकाम के ऊपर खड़ी है, ये उसका फाइनल पॉइंट अक्सा का है। अब बेटा देखिए, ये अगर 15 की है, ये 15 की लाइन है, ये 15 की लाइन है, तो ये ऊपर वाली भी तो आपके पास 15 की होगी ना। अब वो ये कहता है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट के अंदर आप लोग क्या करें, मुझे डिस्टेंस बताएं और ये बताएं वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है। बेटा तमाम की तमाम मेजरमेंट्स को आपने मद्देनजर रखा, अगर ये वाली 30 की लाइन है तो इसके सामने वाली रेक्टेंगल ने आपको ये बताया कि ये भी कितने की होगी, 30 की आपके पास होगी। अगर ये लाइन बेटा 30 की है तो ये भी 30 की है। अगर यहां तक फासला 30 हो गया, यहां तक फासला 15 हो गया, तो अक्सा अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है जी, 30 प्लस बेटा आपके पास 15 इज इक्वल टू 45 मीटर। कितना दूर है, 45 मीटर दूर है।
और किस डायरेक्शन के अंदर बेटा वो आप लोगों के साथ खड़ी है, किस डायरेक्शन के अंदर बेटा वो खड़ी है आपके पास। अब देखिए ये आपके पास जहां ये वाली उसकी इनिशियल डायरेक्शंस थी उस बंदे की, अक्सा साहबा की ये इनिशियल डायरेक्शंस थी, तो वो बिल्कुल ईस्ट के सामने नहीं खड़ी। तमाम की तमाम मेजरमेंट्स ने तो आप लोगों को यही बताया ना। आप लोगों के पास बेटा, आप लोगों के पास वो किस डायरेक्शन के अंदर खड़ी है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर खड़ी है। आप लोगों के पास बेटा किस डायरेक्शन के अंदर खड़ी है, ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर आप लोगों के पास खड़ी है। तो यहां पे देखिए कि यहां पे बेटा आप लोगों के पास बेटा क्या है, यहां पे आप लोगों के पास कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल और कंसेप्ट ऑफ बेटा आप लोगों के पास क्या इस्तेमाल हुआ, आप लोगों के पास स्केयर इस्तेमाल हुआ। कंसेप्ट ऑफ आप लोगों के पास बेटा क्या, कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड कंसेप्ट ऑफ बेटा आप लोगों के पास क्या इस्तेमाल हुआ, आपके पास स्केयर इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह आपने चीजों को थोड़ा सा बेटा कूल काम रह के इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपकी हो जाएंगी। एनालिटिकल रीजनिंग की द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डोमेन है वो आप लोगों के पास बेटा दो है। एक आप लोगों के पास एज है, एज की बातें आपने परसों क्लास के अंदर की। और आप लोगों के पास दूसरी बेटा क्या है, डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस की बातें बेटा आज हमने क्लास के अंदर की। बेटा यहां पे आप राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, बनेगी नहीं आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं बना सकेंगे ना राइट एंगल ट्राइंगल। द मिनिमम डिस्टेंस तो यही है जो आपके पास उसको वापस आने के लिए चाहिए। जहां पे जोन सी शेप एप्लीकेबल है वहां पे वही शेप बेटा आप क्या करेंगे, बनाएंगे। बेटा देखिए यहां पे आप लोगों के पास दो शेप्स बनी थी, एक आप लोगों के पास बेटा यहां से लेके ग्रीन कलर के अंदर दिखाता हूं, यहां से लेके यहां तक आप लोगों के पास ये बेटा 30 है। अगर ये वाली वैल्यू आपके पास 30 है तो इसके सामने वाली वैल्यू बेटा क्या होगी, 30 होगी ना, लेकिन यहां तक। अगर ये 15 आप लोगों के पास है तो इसके सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। तो 30 जमा 15 को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास जवाब कितना आ गया, 45 आ गया। 30 जमा 15 को बेटा आप लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आप लोगों के पास जवाब कितना आ गया, आप लोगों के पास 15 आ गया। बेटा देखिए तमाम की तमाम ट्रैवलिंग करने के बाद सामिया बेटा आप लोगों के पास क्या हुआ कि ये मेन डायरेक्शंस थी। आप लोगों के पास क्या थी, मेन डायरेक्शंस आप लोगों के पास थी। ये ईस्ट था, ये आपके पास नॉर्थ था, ये आपके पास वेस्ट था, ये आपके पास साउथ था। तमाम का तमाम सफर करने के बाद जो अक्सा साहबा है वो आप लोगों के पास क्या है कि यहां पे आके खड़ी हो जाती, इस पॉइंट के ऊपर आके खड़ी हो जाती। ये तो एग्जैक्ट ईस्ट ही बन रहा था ना। अगर वो इन बिटवीन आप लोगों के पास कहीं पे आती अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स तो फिर आपके पास कॉर्डिनल डायरेक्शंस होती, फिर हमारे पास बेटा क्या होती, कॉर्डिनल डायरेक्शंस होती। वो कहाँ पे आप लोगों के पास आ रही है, एग्जैक्ट ईस्ट के ऊपर आ रही है, तो फिर हमने यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी मेंशन करनी है, ईस्ट करनी है। जो बन रही है वही करेंगे ना आप लोगों के पास। अंडरस्टैंड जी, यहां तक बेटा आपने चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया। डायरेक्शन और एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, इसको बेटा आप लोगों ने करना है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं, यहां तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन बेटा है तो आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए बेटा, यहां तक बातें क्लियर है। 35-36 लोग हैं, जवाब कोई भी नहीं बेटा दे रहा। यस, पीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बेटा इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है हफ्सा बेटा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा मैं आपके ग्रुप के अंदर फाइल्स शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस के लिए आपके ग्रुप के अंदर बेटा एक दो फाइल्स मैं शेयर कर दूंगा, उससे आपके लिए एज वाली भी कर दूंगा और इसकी डायरेक्शंस वाली भी कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी देर तक मैं बेटा इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको भिजवा दूंगा। बेटा जो प्रैक्टिस शेयर करूंगा विकास उसके अंदर बेटा रेशो वाले सवालात होंगे, आप करके देख लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह ताला बातें हम डिस्कस करेंगे कल क्लास के अंदर। कल भी आपकी क्लास सेम टाइम होगी 7:30 बजे, ठीक है। तो बाकी क्लास बातें इंशाल्लाह ताला कल की क्लास के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है।